हमने स्ट्रेस को एक बैज बना लिया है हसल कल्चर में। आजकल यूथ में यू ट्राइंग टू शो इट ऑफ, देखो हमारे को इतना स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है। वी आर ऑलमोस्ट ग्लोरीफाइंग स्ट्रेस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कि कितना वो हमारे को हार्म कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। सोचिए कि आपके सामने एक 20 मंजिला इमारत है और आप एक फुटबॉल में किक मारते हैं और वो उस इमारत को गिरा दे, तो ये मत समझिए कि तुम्हारी फुटबॉल में बहुत ताकत है। असलियत में ये इमारत ही इतनी कमजोर हो गई है कि इसे एक फुटबॉल का ही बहाना चाहिए। एग्जैक्टली यही आपकी बॉडी के साथ होता है। आप अपने स्ट्रेस के कारण, सोच के कारण, आप अपनी एंग्जाइटी के कारण आपने अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है। राम से आजकल ये गुड बैक्टीरिया बहुत चला हुआ है कि आप गुड बैक्टीरिया के सप्लीमेंट्स ले लें, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले लें। क्या वो हेल्प करते हैं या हार्म करते हैं? बहुत सारे लड़के लड़कियों को जो एडवेंचरस एक्टिविटी करते हुए जिनकी डेथ हुई थी, जब उनके पेट को खोला गया तो पाया गया कि उनके पेट के अंदर था जो उनके ब्रेन को हैक कर रहा था। इसलिए जो बाहर के सप्लीमेंट हैं ये आपको लेने ही होंगे। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आर द पार्ट ऑफ योर फूड। व्हीट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फूड, मिल्क इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फूड, शुगर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फूड। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो आजकल एक तरह से पेंडेमिक की तरह आ रही हैं, किसी को एलोपीसिया हो रहा है समय से पहले, सोराइसिस हो रही है, थायराइड हो रहा है, डायबिटीज 1 हो रही है। याद रखिएगा ये दूसरा रूप है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है ओवर रिएक्ट करने लगता है। उस ओवर रिएक्शन में लोग मर रहे हैं। एनएलपी की टेक्निक के बारे में बात करें, व्हाट डज दिस टेक्निक लुक लाइक? एक कहावत है ना कि एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट। परियां इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, कई बार उनसे पूछिएगा कि क्या आपको एंग्जाइटी रहती है, वो कहते हैं हाँ ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, कभी किसी ने पकड़ रखा है। कुछ लोग ये कहते हैं मुझे सांस नहीं आता। अगर आप देखेंगे तो 10 में से 6, 7, 8 कपल्स ऐसे हैं जहाँ पर एक नार्सिस्टिक बिहेवियर आता जा रहा है। फ्यूचर कई बार हम अपना अनसर्टेन देखते हैं, यार मेरे पास अब डिग्री नहीं है, इमीडिएटली हमें बीमारी आती है। और कई बार जब हमें फ्यूचर बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उन्हीं सिचुएशन में लोग आत्महत्या करते हैं। सीबो का मतलब है कि जब आपके गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो 80-20 होना चाहिए, यानी कि गुड बैक्टीरिया 80, बैड बैक्टीरिया 20। ये बैड बैक्टीरिया अपना एंड प्रोडक्ट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ये अगर आपकी आंख में चले गए, आंख खराब, किडनी में चले गए, किडनी फेल, लीवर में चले गए, फैटी लीवर, और बालों में चले गए तो बाल खराब, और अगर फैट सेल पर चले गए तो आपकी फैट सेल को इन्फ्लेम करके आपकी ओबेसिटी बढ़ा देंगे। जैसे ही ये आपके ब्लड में जाएंगे आपकी पूरी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। लोग बोलते हैं आप पॉजिटिव थॉट्स बोलो, सो कैन द सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली चेंज? Hi, a very warm welcome. Thank you for tuning in today. अगर आप अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, बट यू आर लुकिंग टू फाइंड इट विद पर्पस, देन दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द राइट माइंड सेट, अबाउट हेल्दी हैबिट्स एंड कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं राम वर्मा सर। ही इज़ द लीडिंग NLP कोच ऑफ आवर कंट्री। इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को हेल्प किया है इन रीसेटिंग देयर माइंड्स, इम्पावरिंग देयर लाइव्स, इन हीलिंग देमसेल्व्स। एंड आज हमने बात की है अबाउट द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, कैसे हम इस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वी ऑल्सो स्पोकन अबाउट द गट एंड माइंड कनेक्शन। क्या खाना आप खा सकते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ भी नहीं, अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय दिस conversation. नमस्ते राम जी, वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर। आई हैव बीन लिसनिंग टू यू फॉर ईयर्स नाउ और बहुत सीखा है आपके वर्ड्स से अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, अबाउट NLP, लेकिन मोस्टली हाउ यू कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड। एंड आज मैं उसी को डिस्कस करना चाहूँगी। सो यू नो, बिफोर वी सेट अप आई वांट टू टॉक अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कंट्रोल करता है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट एट सम पॉइंट्स वो आपके मूड को, आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को, सब चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो यू नो, जस्ट टू सेट कॉन्टेक्स्ट वेरी सिंपली कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या? बेसिकली जब हम पैदा होते हैं तो हमें 2 चीज़ें दी जाती हैं गिफ्ट में। एक हमारी बॉडी जहाँ पर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और एक हमें ब्रेन दिया जाता है जहाँ पर 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं। बेसिकली ये ब्रेन सेल्स अपनी एक मेमोरी रखती हैं। इस मेमोरी में कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमें गिफ्ट की जाती हैं कि भाई हमारी बॉडी कैसे मूव करे, चलेगी, कैसे हमारा लीवर, कैसे हमारी किडनी, कैसे हमारा गट, कैसे हमारे दूसरे ऑर्गन काम करेंगे। वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में होती है। वो प्रोग्रामिंग वैगस नर्व से हमारे सभी अंगों को जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे ब्रेन सेल्स में कुछ एक एक्स्ट्रा मेमोरी भी होती है, उसी तरह से जैसे कंप्यूटर में होती है, ताकि हम बहुत सारी मेमोरी को, परसेप्शंस को या स्मृतियों को बनाए रखें।
यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है, ये अच्छी बात भी है और यही गड़बड़ है। बेसिकली जब हम लाइफ को जीना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी इवेंट्स हमारी लाइफ में आती हैं, कुछ अच्छी आती है, कुछ ख़राब आती हैं। जो अच्छी आती हैं उन्हें हम रिजोल्व इशू कहते हैं। रिजोल्व का मतलब है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में आए, हमने उसको एंजॉय किया, हंसे, पार्टी की और आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी मेमोरी हैं जो एक तरह से अनरिसोर्सफुल है, नेगेटिव है, ऐसे में हमारा जो माइंड है उन्हें मेमोरी की तरह रख लेता है कई बार, वो ये मानते हुए कि ये शायद हमारे काम आएंगी। और इस तरह से हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो अपनी मेमोरी को फिल करती रहती है। कहते हैं कि एक सेल में करीब करीब 82 GB मेमोरी होती है। और कमाल की बात यह है कि ये कभी भी बढ़ सकती है हमारी ब्रेन सेल्स, हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। बेसिकली ये जो मेमोरी पार्ट है, ये जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो हमें एक एक्चुअल दिया गया था, ब्रेन का पार्ट के वो हमारी बॉडी को रन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो और एक स्टोर दिया गया है, ये हमारे लिए अच्छा भी है, कहता हमें मेमोरी की आवश्यकता है, लेकिन ये गलत इसलिए हो जाता है कि ये जितनी भी चीज़ें इसमें बेकार की पड़ी हैं, दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द बॉडी केमिकल्स। हर एक थॉट बेसिकली एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह हमारा ब्रेन लेता है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव केमिकल में वो बदल जाता है, ऑक्सीटोसिन में बदल जाएगा, डोपामीन में बदल जाएगा, सीरोटोनिन में बदल जाएगा, एंडोर्फिन्स में बदल जाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है कोई भी थॉट कि भाई अचानक मैं अपने फ्रेंड के पास गया और उसने मुझे इंसल्ट कर दिया, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, तो अब मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है इमीडिएटली इसे डिस्टोर्ट करेगा, इसे जनरलाइज करेगा इस थॉट को, और वो कहेगा ये तो मेरे साथ बड़ा ख़राब हुआ, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट वर्दी, हाउ कैन दैट पर्सन डू ऑल दिस थिंग्स विद मी। तो ऐसे में वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो मेरे ब्रेन सेल्स को इस तरह से प्रभावित करेगा कि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये थॉट बेसिकली नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड में डेवलप हो जाए। और ये नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड यानी कि हमारे ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं, ये इमीडिएटली मेरी ग्लैंड्स यानी कि मेरे चक्रास के ऊपर काम करना शुरू करेंगी। और अगर वो खतरे की चीज़ है तो मेरी ग्लैंड से इमीडिएटली जो पॉजिटिव केमिकल्स हैं वो बंद कर देंगे निकालना, और जो कोर्टिसोल है या दूसरे नेगेटिव केमिकल्स हैं उन्हें रिलीज़ कर देगी। बेसिकली इतना ही काफ़ी नहीं है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या जो हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज़ कर रहे हैं इस समय मेरी ग्लैंड्स, दे आर द मैसेंजर फॉर आवर बॉडी। और हमारी जो सेल है वहाँ पर आप समझिए कि लाखों रिसेप्टर्स होते हैं। खुशी के रिसेप्टर भी हैं वहाँ, जॉय के भी हैं वहाँ पर, आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के भी हैं वहाँ पर, दुख के भी हैं वहाँ, डर के भी हैं। और अगर इस समय मैं डरा हुआ हूँ या दुखी हूँ तो यही रिसेप्टर्स बेसिकली ऑन हो जाएंगे, क्योंकि वो केमिकल लेकर वही इन्फॉर्मेशन हमारी सेल पर जा रहा है। अब हमारी सेल की जो सिचुएशन वो ये है कि हमारी सेल हमेशा वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको मालूम है कि उसको कौन सी प्रोटीन बनानी है। हमारे बालों की प्रोटीन बायोटीन है, तो हमारी बालों की जो सेल है वो बायोटीन बना रही है, अपना काम कर रही है। हमारी जो स्किन सेल्स हैं वो कोलाजन बना रही है, इलास्टिन बना रही है। हमारी जो मसल सेल वो एक्टिन बना रही है। हमारी जो इम्यून सेल है वो एंटीबॉडीज बना रही है। ऐसे में जैसे ही उनको एक खबर मिलती है कि भाई वी आर नॉट ओके, इशू कितना भी छोटा है पर आपने बड़ा कर लिया। एक ज़माना था जब हमारे बाप दादा बड़ी बात को भी छोटा कर देते थे, आज हम छोटी सी बात को भी बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे में वो जो हमारी प्रोटीन बनाने वाली सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट मेकिंग चीपर प्रोटीन, नॉट द एक्चुअल प्रोटीन, एंड दिस इज कॉल्ड द डिजीज। और यहीं से अगर हम अपनी सेल का एनवायरनमेंट भी बदल रहे हैं तो हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, जिसको हम ईपीजेनेटिक्स कहते हैं। सो बेसिकली जो ये प्रोसेस चली है हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है, पर इस जब व्हेन द ब्रेन इज वर्किंग, दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। सो दिस होल प्रोसेस जो चल रहा है, ये मेमोरीज कैसे स्टोर हो रही हैं, कैसे रिएक्ट कर रही हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है। सो व्हाइल पीपल थिंक दैट सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक मैजिक, जो आप बोल रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पैटर्न ड्रिवन डेटा सिस्टम। यस, कि आपका एक डेटा सिस्टम बना हुआ है जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जी बिल्कुल, ऑन एक्शन रिएक्शन, एंड हाउ कैन यू मैनेज। एंड सो व्हाट आई एम हियरिंग इज़ ऑल्सो कि ये क्रिएट होता है आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके ट्रॉमा से, आपकी लाइफ में जो हुआ है वो मेमोरीज आपकी स्टोर हो रही हैं। बट हाउ मच कैन वी कंट्रोल इट एंड मैनेज इट, और हमारे पास कितना उसमें पावर है ऑफ सजेशन। लोग बोलते हैं आप पॉजिटिव थॉट्स बोलो,
सो कैन द सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली चेंज, या जो उसका पैटर्न है वो ही चलता है? देखिए, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा वर्ड दिया गया 21st सेंचुरी में, जिस पर हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि भाई ये वर्ड, इस वर्ड पर मैं हम कभी भी नहीं यकीन करते हैं। अगर आपके सामने कोबरा आ गया और आप कोबरा के फोबिक हैं तो फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करेगी। जी। अगर आप अंधेरे से डरते हैं और ये परसेप्शन आपकी मेमोरी में जा चुका है, और जैसे ही अंधेरा आएगा, अंधेरे से पहले अब मैं बहुत सारे डायलॉग बोल सकता हूँ, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही आप आएंगे वहाँ पर वो जो ट्रिगर है, पेवलोव का सिद्धांत, यानी कि जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है, वो एकदम से वही आपके कंट्रोल में वो नहीं है। जब तक कि आप उसे कॉन्शियस माइंड से और एनएलपी जैसी या न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर आप कह सकते हैं हार्ट कॉन्शियसनेस जैसी खूबसूरत टेक्निक्स के द्वारा आप उसे डिसएम्पावर नहीं करेंगे। याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड इट कैन चेंज। जितने भी आपके परसेप्शन हैं आप उनको कभी भी डिसएम्पावर कर सकते हैं। अगर आप भी जाएं अपनी 3rd क्लास में या 4th क्लास में, जब आप पढ़ा करती थी, बहुत सारी वहाँ पर आप अपने क्लासमेट्स को भूल चुके हैं। यानी कि हमारे माइंड के अंदर डिलीट करने का एक ऑप्शन है। हमारा माइंड डिलीट करता रहता है। अगर आप बाहर जाकर देखें चीज़ों को, हज़ारों लोगों को आप देखेंगे लेकिन एक भी याद नहीं रहेगा। इसका मतलब है वी आर डिलीटिंग। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डीपली डिस्टोर्ट करके रखी हुई हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो डिस्टोर्शन जो है वो गहराई में पड़ा होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे ही डिस्टोर्शन के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जब मैं अपनी लाइफ में एनएलपी को सीख रहा था तो मेरी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसी थी जो बचपन में बहुत ख़तरनाक हुई, और एक बच्चे के लिए वो अनएक्सपेक्टेबल थी। यानी कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते व्हेन यू लूज ए प्राइम मेंबर ऑफ योर फैमिली, और सारी की सारी लाइफ ऐसी लगे कि अब आपके हाथ से निकल रही है। एंड दैट टू एज अ चाइल्ड। दैट वाज द चाइल्डहुड मेमोरी। जी। ठीक है ना। और उसके बाद आप समझिए कि व्हेन आई वाज इन 7th क्लास इट हैपेंड, एंड व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास माई माइग्रेन स्टार्टेड। जी। और नींद नहीं आती थी, माइग्रेन, डर लगता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। बढ़ते बढ़ते इससे पेप्टिक अल्सर में ये बदल गया। आई हैड टू लीव माई पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी। उसके बाद व्हेन आई टर्न 32 माई हेयर वॉज फॉलिंग, एंड उसी समय मुझे बताया एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, उनका नाम है डॉक्टर मुकेश जैन, मुजफ्फरनगर में है, वर्धमान क्लिनिक है, वेरी बिग नेम इन वेस्टर्न यूपी। उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारा तो हालत ख़राब है, एंड एक समय आएगा कि आप तो खड़े भी नहीं हो पाओगे बिकॉज योर rheumatoid arthritis is going out of control. And that was the time जब उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें देखो ऑटो इम्यून है, लेकिन याद रखिएगा ये माइंड से होती है, लेकिन स्टेरॉइड कितने खाओगे। एंड दैट टाइम आई मैनिफेस्टेड एनएलपी इन माई लाइफ। उस समय मैंने एनएलपी से उन मेमोरीज़ को हटाना शुरू किया, मैंने अपनी टेक्निक को डेवलप किया। इट वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एनएलपी बुक्स, इट वॉज नॉट अंडरस्टैंड टू इवन माइंड कि किस तरह से उस टाइम किताबें कौन सी आती थी जी। बस यही आती थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है ना। उसके बाद एक किताब आई थी लॉ ऑफ सक्सेस, उसके बाद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देन आई डेवलप्ड माय ओन टेक्निक, जो आज बहुत सारे लोग उसी टेक्निक से शुरू करते हैं जी। ठीक है। उसको हम कई बार मेमोरी इरेजर कहते हैं। तो उससे मैंने उन मेमोरीज को इरेज करना शुरू किया, अपनी सेल्फ इमेज को दोबारा डेवलप किया। वहाँ पर मैंने अपने माइंड को बताया कि आई वॉन्ट दिस हेल्थ, एंड इन फ्यू वीक्स आई फाउंड कि मेरा सर दर्द जा रहा है, मेरी एसिडिटी कम हो रही है, एंड आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स मेरा जो RA फैक्टर था वो भी ठीक हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे आई चेंज्ड माई पर्पस। और 92 के बाद में मैंने लोगों को बुला कर, यार चलो मैं तुम्हारे माइंड पे काम करता हूँ, लोग यकीन नहीं करते थे, बट सडनली ये एक तरह से मिशन की तरह काम हो गया। एंड आई थिंक 1 फरवरी 2004 में हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे कवर किया, और जिसकी कटिंग आज भी मैं लोगों को कई बार दिखा देता हूँ, जिसमें लिखा है द पर्सन हु इज़ डायरेक्टिंग माइंड्स टू गो इन राइट डायरेक्शन। जहाँ पर मैं 600 आदमियों को एक साथ बैठाकर उनको माइंड की एक्सरसाइज सिखा रहा था, NLP की। एंड सिंस दैट डे ये मेरी जर्नी है कि मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ NLP से। इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी नाउ। राम सर, अगर इसके बारे में NLP की टेक्निक के बारे में बात करें, सो मतलब ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन है, देयर इज़ हिप्नोसिस के बारे में बात करते हैं, बट आपके हिसाब से विच इज़ मतलब व्हाट डज दिस टेक्निक लुक लाइक, और कितने दिन में
कोई इसको सीख सकता है और कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? क्या एक ये लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है? इज दिस समथिंग क्विक? लाइक व्हाट डज दिस टेक्निक लुक लाइक? फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से कहूँ कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है या तुम्हें कोई बीमारी है, तो वो अक्सर कहते हैं हाँ जी मुझे एसिडिटी हो रही है, या मुझे कई बार लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा नाम है एक बीमारी का, जी मुझे ये बीमारी है जिससे लोग डरते हैं, या मुझे ऑटो इम्यून है। कई बार लड़कियां आती हैं, हाँ सर मुझे सोराइसिस हो गई है जो बहुत ही ख़राब है कि स्किन डिजीज़ है। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, गोइंग टू दैट टाइम जब आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी और अचानक उसने इस डिसीजन को लिया कि वो बीमार पड़े, तो वो कहते हैं हाँ सर 2 साल पहले ये बीमारी शुरू हुई थी। इसका मतलब 2 साल पहले जब ये बीमारी शुरू हुई उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे? वो कहते हैं हाँ। अचानक ये बीमारी आपको दिखाई देनी शुरू हुई और पैथोलॉजिस्ट ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि यू हैव गॉट दैट डिजीज़। हाँ, उस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? देयर वर सम स्ट्रेस। और वो कहते हैं 100%, ऑलमोस्ट 100%, देयर इज़ नो 99.99, 100% ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो कहते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में कोई ब्रेकअप था, मैंने कोई एक्सीडेंट देखा, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरा किसी ने मुझे चीट ऑन किया, या मुझे मेरा नुकसान हुआ, या मेरी लाइफ में कोई ग्रीफ आया, या मुझे मेरा पार्टनर था वो सैडिस्टिक या नार्सिस्टिक नेचर उसकी आ गई और उसने मुझे ये किया। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस मेमोरी को हटा दूँ तो आप मुझे एक्सपीरियंस बताएंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और मैं उस काम को 5 मिनट में करता हूँ। 5 मिनट? या तो यू कैन रिमूव अ पेनफुल मेमोरी इवन नाउ in 5 minutes? हाँ, इवन नाउ इन फॉर आर ऑडियंस जितने लोग देख रहे हैं, और ये मैं सबको सिखाता हूँ क्योंकि यहीं से मैंने शुरुआत करी थी। एंड व्हाट इज दिस टेक्निक राम सर, एंड कैसे इसको सीख सकते हैं? तो एक तो टेक्निक ये आ गई, बेसिकली पहला है चीज़ पास्ट को, इसको तो मैं आपको जरूर गिफ्ट में दे के जाऊंगा आपके दर्शकों के लिए, अगर आप कहेंगी तो प्लीज। ठीक है ना। दूसरी टेक्निक है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद हम प्रेजेंट में फंसे होते हैं। कई बार मान लेते हैं मैं एक ऐसे पार्टनर के साथ होगा, रोजाना मुझे हर्ट करते हैं, ड्रामा करते हैं, नार्सिस्ट हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में, अगर आप देखेंगे तो 10 में से 6, 7, 8 कपल्स ऐसे हैं जहाँ पर एक नार्सिस्टिक बिहेवियर आता जा रहा है जी। और हम अपनी एम्पैथी को खोते जा रहे हैं क्योंकि हमारे गट के अंदर वो बैक्टीरिया खत्म हो गए जो एम्पैथी बनाते थे। उस पर हम लेटर आ सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है दिव्या कि जो हम फ्यूचर, कई बार हम अपना अनसर्टेन देखते हैं, यार मेरे पास अब डिग्री नहीं है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर जैसे ही हमारा ब्लर्ड होना लगता है इमीडिएटली हमें बीमारी आती है, और कई बार जब हमें फ्यूचर बिल्कुल नहीं दिखाई देता उन्हीं सिचुएशन में लोग आत्महत्या करते हैं, बिकॉज उनका माइंड ये मानता है कि अब मेरे पास लास्ट रेस्क्यू है वो सुसाइड है। 2 चीज़ें और भी हैं जो हमें ठीक करनी होती है NLP से। एक है ट्रिगर्स। आपके पास कोई ट्रिगर पड़ा कि आपने ये रेस्टोरेंट देखा कि मुंह में पानी आ गया, अब खाए बगैर नहीं रह सकते। आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ही क्यों पेट में दर्द होता है, आपको पर्टिकुलर मोमेंट में जाकर आपकी बॉडी क्यों मोमेंट को ख़त्म कर देती है, फ्लो को ख़त्म कर देती है। और कई बार ये कपल्स में होता है जो उनकी शादी टूटने का कारण बन जाता है कि व्हेन दे गो इनटू ए वेरी लवेबल सिचुएशन द अनदर पार्टनर सेज नो माय बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग। ठीक है ना। तो ये ट्रिगर्स हैं, यानी कि हमारे पास इनको हम एंकर्स कहते हैं, इनको कोलैप्स करना बेहद ज़रूरी है जी। ये सबसे बड़ा काम होता है। और ये कई बार ये ट्रिगर्स हमारे अंदर ऐसे बने होते हैं कि किसी ने एक शब्द बोला नहीं, अभी बोला भी नहीं, कि उसका चेहरा आ गया, या आपने कोई मोबाइल कॉल आ गई और आते ही आपका डर लगने लगा जी। ठीक है ना। तो ये ट्रिगर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिगर्स ना, इनके ऊपर आप विल पावर नहीं लगा सकते, बिकॉज दे हैव देयर डीप रूट्स इन द सबकॉन्शियस। ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस में है कि जैसे मेमोरी स्टोर हुई है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ना जी। जैसे ही आपको रेड लाइट दिखाई देगी आपका ऑटोमेटिकली एक पैर ब्रेक पर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको हम ट्रिगर्स कहते हैं, इसको हम एंकरिंग कहते हैं। और इसके बाद जो 5वीं चीज़ है ना दिव्या, वो है हमारे फियर्स जो डीप डाउन पड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये फियर्स बेसिकली हमारे ट्रॉमा के तरह काम करते हैं। कई बार हम मान लेते हैं कि ऊंचाई का डर है तो यार मैं हैंडल कर लूँगा। जब भी लोगों को ऊंचाई का डर होगा ना, वो अपनी सफलता की ऊंचाई पर जाने से डरेंगे, बिकॉज वो भी एक मेटाफोरिकली ऊंचाई है। इसीलिए वो कई बार ऐसे गेम खेलेंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे दिव्या के, आप देखेंगे आपके आसपास भी होंगे कि यार ये बंदे में दम बहुत है और ये पीक पर जाता है बिल्कुल, और वहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न है या इसके साथ ऐसा कुछ होता है कि फिर जीरो कर लेता, अब ये फिर मेहनत करता, फिर यहाँ तक पहुँचता। पता है ऐसा क्यों है? इसे हम सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
सिसिफस कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये आपके ब्रेन का या आपके माइंड का एक ऐसा हिस्सा है कि आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, आपके पास सारी काबिलियत है, लेकिन जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे आप कोई ना कोई गलती करेंगे या फिर ऐसा लगेगा कि दुनिया गलती कर रही है और तुम्हें नीचे ला रही है, वापस आ जाओगे, योर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद यू। जी, ये सबकॉन्शियस गेम है, गेम्स पीपल प्ले, जी, एक आती है ना जी, किताब। तो ये फॉर एग्जांपल किसी को अगर किसी लड़की को क्लस्ट्रोफोबिया है यानी कि बंद जगह का डर है, समझ लीजिएगा कि चांसेस हैं 100% नहीं लेकिन 99% चांसेस है कि उसके रिश्ते खराब होंगे, स्पेशली जो वैल्यूएबल रिश्ते हैं जैसा शादी है, क्योंकि शादी अपने आप में एक क्लोज्ड स्पेस है, जी, वहाँ से आपको अलाउ नहीं निकलने का। अगर नई वैल्यूज़ में कुछ मान लिया तो दूसरी बात है, लेकिन हमारे समय में तो ये नहीं माना जाता था, वहाँ तो कहा जाता था नाउ यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, राइट, सो इट इज़ ए क्लोज्ड स्पेस फॉर मी। इसीलिए याद रखिएगा जिन लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होता है वो किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, वो वहाँ से एकदम फ्रीडम चाहते हैं क्योंकि उनका वहाँ दम घुटने लगता है। जी। तो ये क्लस्ट्रोफोबिया को ठीक करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो हमारे पास पड़े होते एंड हैं। दिस कैन बी क्योर्ड, जैसे अगर आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मुश्किल से 2 सिटिंग, रियली? वी डू इट आई मीन मेरी पूरी की पूरी मेरे नीचे जो टीम है ट्रेनर्स की, जो कोच के रूप में काम करते हैं, ऐसे पर्सनल कोच, दे आर ऑल 24/7 एंगेज्ड। और हम कई बार कहते हैं कि वो कहते हैं कि सर थोड़ा कम सीटिंग में, हम कहते हैं सिर्फ एक काम करते हैं, एक सीटिंग में कोशिश करते हैं लेकिन एक सीटिंग और दे दीजिएगा, 2 में ही कर देंगे। मुश्किल से 5-7 सीटिंग के बाद तो हमारा कोई वही नहीं होता, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि उससे पहले वो ठीक हो चुका होता है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई मैं मोटापे को 5 सीटिंग में हटा दूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपकी ओवर ईटिंग 5 सीटिंग में नहीं 2 सीटिंग में ख़त्म हो जाएगी, आपके फोबिया ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे कहा कि भाई पेनफुल मेमोरी को भी ठीक कर सकते, तो ये वो चीज़ें हैं बेसिकली जो आपके लिए अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं, अनरिजोल्व इश्यूज़ हैं। और ये अनरिजोल्व इशू का मतलब है कि ये डीप डाउन आपके जेनेटिक लेवल को, आपके डीएनए लाइफ को, आपके एंजियोजेनेसिस को, कि ब्लड वेसल्स आपको बननी चाहिए 24/7 अच्छी उन्हें रोक देता है, आपकी स्टेम सेल्स को ख़राब कर देते हैं जी। और आपकी जो रीजनरेशन ही नहीं होती फिर आपकी सेल्स की। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को प्रॉपरली समझें और जहाँ पर आप बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं पैसे का भी, वो सब बच जाएगा। थोड़ी सी तो जानकारी है। एंड रीसेट इट। एंड राम सर, इसको इज दिस समथिंग दैट हैज टू बी प्रैक्टिस रेगुलरली, या आपने एक बार अपने माइंड को रीसेट कर लिया एंड यू आर रेडी टू गो एंड देन यू, या इज दिस समथिंग कि इट्स अ प्रैक्टिस कि हम रोज कर रहे हैं, हर हफ्ते कर आप रहे हैं, एक हर काम महीने? करके देख सकते हैं कि किसी भी आदमी को मेरे साथ बैठाइएगा, या मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप कोई भी ऐसी मेमोरी ले जहाँ पर आप डरे थे, जो आपके लिए एक इशू की तरह पड़ा, इवन मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा ग्रीफ भी है, जी, और आप देखेंगे कि विदिन 5 to 7 मिनट्स आप उससे बाहर आ सकते हैं, और वो मेमोरी, वो परसेप्शन आपको ज़िंदगी भर के लिए तंग नहीं करेगा। दूसरा है, वो तो अलग बात है, हम दूसरे को भी ठीक कर सकते हैं। कुछ टेक्निक ऐसी हैं कि हम एक बार में सारी को कर सकते हैं, वो जब हम एडवांस जाते हैं अपनी जी, वर्कशॉप्स में, जी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो हमें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एंग्जाइटी पड़ी है 20 सालों की और मैं 20 साल टॉर्चर्ड हुआ हूँ किसी के द्वारा, तो 20 साल की मेमोरी को, और वो एंग्जाइटी की तरह पड़ी है और लेयर्स की तरह पड़ी है, जी, तो ऐसा लगेगा कि मैंने पहली लेयर हटाई तो ख़त्म हो गई, अगले 2-4 दिन में पता चला एक और पैटर्न आ गया, फिर उसको भी हटा लिया, और मुझे लगेगा 4-5 बार में तो आप अपने ओसीडी से बाहर आ जाएंगे। जो ऑब्सेसिव बिहेवियर आया पड़ा जी, नए लड़के जी, लड़कियों को कि वो 100 बार हाथ धोते हैं, घंटों तक नहाते रहते हैं, ठीक है ना, 50 बार अपना वो बर्नर चेक करते हैं, तो ये सब एंग्जाइटी है। आप ये 3-4-5 बार में ठीक कर सकते हैं। 100% की तरफ जाना है तो उसके बाद आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएं हफ्ते में एक बार, वो भी पैटर्न जाता रहेगा। योर माइंड लर्न्स वेरी फास्ट एंड योर माइंड कैन अनलर्न वेरी फास्ट ऑल्सो। आपने बहुत अच्छा बोला कि माइंड में एबिलिटी है टू डिलीट, यस, राइट। एंड आई थिंक अगेन एक थॉट होता है, वी वर्क विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, एक माइंडसेट हो जाता है कि तेरे बस की नहीं है या तुम नहीं कर पाओगे, और एक वो एक लिमिटिंग बिलीफ हो जाता है दैट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स फाइंड देमसेल्व्स इन, कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन फिर वो बिलीफ सिस्टम वापस आ जाता है एंड यू आर स्टक इन दैट लूप। सो यू कैन रीसेट दिस सिस्टम वेरी ट्रू। कंप्लीटली। हम सबसे पहले इस बिलीफ पर तो हम अभी भी काम कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको ये लगता है कि हमारे दर्शकों को ये है कि भाई मैं इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, मैं इस रिश्ते को नहीं चला पाऊंगा, जब भी आपको ये लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा इसको आप 2-3 मिनट में तो इसको आप कॉन्शियसली ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि ये जो आपने बिलीफ रखा हुआ है,
पहले तो ये बताइए कि ये यूनिवर्सल बिलीफ है या आपका बिलीफ है। तो निश्चित रूप से ये यूनिवर्सल बिलीफ तो है नहीं, ये तो उसका अपना बिलीफ है। वो कहता है कि इट्स नॉट यूनिवर्सल बिलीफ, इट्स माई ओन बिलीफ। तो इसका मतलब है कि ये आपका है, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, ये एक आदमी का है, लेकिन ये सबका नहीं है। सूरज पर पूरब में निकलता है, सबके लिए है, दो दो चार होते हैं, सबके लिए, ये यूनिवर्सल है जी। तो वो कहता है हाँ जी। मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि इफ़ यू कीप दिस बिलीफ, व्हाट आर द पेन्स। मैं कभी ठीक नहीं पाऊंगा, तो ये पेन्स क्या है? वो कहता है मैं बीमार रहूँगा, इसका पेन क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, इसका पेन क्या होगा? सर मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब ये रियल पेन अब आया है। तो ये वो इंटेंसिटी है पेन की। ओके, अच्छा, अगर ये बिलीफ तुम छोड़ दो तो क्या बेनिफिट होंगे? और ये बिलीफ आ जाए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, सर आई विल लिव माई लाइफ, उसका बेनिफिट क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी बिलीफ को तोड़ना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे माइंड का जो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है चेंज करने का, दिव्य, वो होता है पेन एंड प्लेजर। वी ऑल वांट टू कम आउट ऑफ पेन्स एंड वी वांट टू सीक द प्लेजर। ये हमारे माइंड का है कि हम हमेशा सड़क पार करते हुए भी ये देखते हैं कि गाड़ी तो नहीं आ रही, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड द पेन। ठीक है ना? कई बार हम सिगरेट इसलिए पीते हैं या शुरू करते हैं कि उस समय में मैं एक पेन को महसूस कर रहा हूँ, अकेलेपन के, स्ट्रेस के, और मैं मानता हूँ कि ये मुझे रिलीफ देगा। तो याद रखिएगा, हमारा माइंड सिर्फ पेन और प्लेजर की तरफ जाता है। तो जैसे ही आप उसको डीपली काउंसलिंग करना शुरू करते हैं और उसको प्लेजर दिखाते हैं कि अगर ये उस सिचुएशन में एक आदमी है जो इस बिलीफ को रखता है तो वो तुम ही हो और वो ये बेनिफिट होंगे, लेकिन अगर तुम इसको नहीं है तो ये पेन भी आने जा रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम इन आवाज़ों को, बेसिकली एक टेक्निक होती है स्विच, इन आवाज़ों को हम एकदम से ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने पुरानी आवाज़ को रिप्लेस किया और नई आवाज़ों को यहाँ डाल दिया। अब उसके ये प्रैक्टिस 15-20 मिनट तक चलती है और अचानक हम पूछते हैं कि अब पुरानी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। वो कहते हैं सर इसके साथ नई आ रही है और नई प्लेजरेबल है। तो आपका माइंड को अगर हम पेन दिखाकर प्लेजर वाली सिचुएशन दे और फिर एनएलपी करें तो रिजल्ट्स आर 100% एंड दे आर परमानेंट। राम सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, इज आस्किंग योरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि मुझे बीमारी है तो मेरे को क्या है, व्हाट इज़ द पेन। लेकिन आई थिंक काफ़ी बार हम अपने पेन को खुद ही नहीं एडमिट करते हैं और जो एक्चुअल पेनफुल पार्ट होता है उससे दूर भागते हैं कि एक्चुअल पेन है कि मेरे बच्चों का क्या होएगा या मम्मी पापा का क्या होएगा। जो एक्चुअल आपको पिंच करती है, आप उससे झिझकते हो, यू कीप लुकिंग, आप सुपरफिशियल चीज़ों में घुसे रहते हैं। सो आई थिंक जो आपने समझाया इसमें बहुत ज़रूरी है टू गेट टू द रूट ऑफ दैट पेन कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है या एक्चुअली हमारे को इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है इन दिस। यस, थोड़ा सा व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, आपने एक वेगस नर्व के बारे में बात की थी एंड हाउ इट इज़ कनेक्टिंग आवर ब्रेन एंड आवर गट। आजकल देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट ऑफ कि माइंड में स्ट्रेस है, लेकिन आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेस एंड जो माइंड का थॉट्स हैं एज वेल एज जो इसका रिलेशन क्या है विद द गट एंड व्हाट इज़ दिस गट माइंड एक्सिस दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर 2 सवाल हो गए हैं। पहले सवाल को मैं बहुत इजीली आपके दर्शकों को देना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को। वो ये है कि जैसे ही आपके माइंड के अंदर कोई भी स्ट्रेस आएगी, वो बीमारी कैसे पैदा करती है जी, बीमारी के साथ, वो गट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, और वेगस नर्व क्या है, जिसको हम एक तरह से द गॉड लिव्स विद इन यू कहते हैं जी, ये वेगस नर्व को गॉड विद इन यू कहा जाता है जी, बेसिकली। जैसे ही मान लेते हैं आपके सामने कोई टाइगर आ गया, मेरे सामने कोई कोबरा आ गया, मेरे सामने कोई खतरा आ गया, तो मेरा माइंड इमीडिएटली उस टाइगर को टाइगर की तरह नहीं देखेगा, कोबरा को कोबरा की तरह नहीं देखेगा, बल्कि एक डेंजर की तरह देखेगा। जैसे ही मेरा माइंड उसको डिस्टोर्ट करेगा कि ये डेंजर है, इमीडिएटली मेरे ब्रेन के अंदर एक सेंसर होता है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। वो बादाम जैसे होते हैं। बादाम की अंग्रेजी भी एक भाषा में एमिगडाला ही होती है। तो वो एकदम से देखेंगे कि हमारे आगे खतरा खड़ा है और ये आपकी कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये सीटी बजाएंगे और अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बताएंगे, और वो ऑफिसर का नाम है आपकी हाइपोथैलेमस। वो बेसिकली आपकी मास्टर ग्लैंड है, जिसको आप क्राउन चक्रा के रूप में जानते हैं। वो बेसिकली जान लेगी कि अब हम खतरे में हैं, तो हमारे लिए अब फाइट एंड फ्लाइट मोड यानी कि सर्वाइवल मोड जरूरी है, कहीं हम फ्रीज ना हो जाएं। तो वो क्या करेगा कि इमीडिएटली आप अपनी सारी नॉर्मल प्रक्रियाओं को रोक देंगे और वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी एड्रेनल ग्लैंड से कहेंगे कि तुम फटाफट एक्टिव हो जाओ और अपना कोर्टिसोल रिलीज करो।
ये कोर्टिसोल स्ट्रेस केमिकल है और ये हमारी एक एक सेल पर जाएगा और हमारे अंदर एकदम से कुछ चेंजेस आएंगे और या तो हम लड़ेंगे या भागेंगे जी, ताकि हम फ्रीज ना हो जाएं कि वी आर वल्नरेबल एनफ, सो दैट वी वोंट डाई, मतलब ये जो We won't हंटर die. इंस्टिंक्ट Yes, है। हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को जी। तैयार करेंगे। गड़बड़ ये होगी, हाँ यहाँ पर इतनी चीज़ें होंगी कि मैं आपके बताता हूँ। जैसे ये कोर्टिसोल रिलीज होता है, पहला काम ये होगा कि आपका लीवर जो आपके लिए ग्लूकोज बनाता है वो शुगर आपके ब्लड में फेंक देगा ताकि आपके भागने और दौड़ने में काम आए। दूसरा काम वो करेगा कि आपकी आर्टरीज को श्रिंक कर देगा और हार्ट बीट को बढ़ा देगा ताकि आपका ब्लड तेजी से डीप टिश्यू में जाए ताकि आप फाइट और फ्लाइट मोड में जाएं। तीसरा काम आपकी इम्यूनिटी करेगी। इम्यूनिटी एकदम से या तो सप्रेस हो जाएगी या ओवर रिएक्ट करेगी या कन्फ्यूज़न में आ जाएगी। ये रियल है कि जैसे ही आप किसी भी खतरे में आएंगे, अगर हमारी या तो इम्यूनिटी सप्रेस करेगी या ओवर रिएक्ट करेगी, क्योंकि वह भी तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जी, हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएटली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो या तो शांत हो जाएंगी या एक्स्ट्रा बनेंगी। उसी तरह से हमारी स्टेम सेल तैयार हो जाएंगी जो हमारे बोन मैरो में होते हैं, वो फ्लाई अवे करने के फ्लाई अप करने के लिए कि वो हमारे सिस्टम में आकर अगर हमें कोई रीजनरेशन की जरूरत पड़ी है तो रीजनरेट करें। इतना काम एक साथ हो रहा है। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग क्योंकि In a second. इन अ In a सेकंड second. पूरी आपकी बॉडी अलाइव हाँ, आ गई पूरी है वो तरह से। स्ट्रेस सिचुएशन को लेके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि बेसिकली प्रॉब्लम ये आ गई कि ये टाइगर तो कभी आता नहीं, आता है तो कभी कभाक आता है, लेकिन हमने जीवन में अपनी लाइफ में टाइगर्स बहुत बैठा रखे हैं। पिछले 40 सालों में जो टाइगर बैठ गए हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे टाइगर बन चुका है। मैंने उसके पोस्ट को लाइक किया था फेसबुक पर, उसने मेरी पोस्ट को अब तक लाइक नहीं किया। नींद खराब जी, आज उसने ये कैसे बोल दिया, आज मेरा पैसा इतना कम क्यों आया है, उसका प्रमोशन मेरे से ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है, उसके पास बड़ी कार क्यों है, जी, आज मैंने मेरी कार मैसेज में किया क्यों था। टच किया किसी ने। जी, जी, तो इतने सारे ट्रिगर हमारे बैठे हैं कि हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है उसे शांति ही नहीं मिल रही है। इट इज़ नॉट गेटिंग पीसफुल और वो लगातार कोर्टिसोल निकल रहा है और ऐसे में जो हमारी इम्यूनिटी है वो या तो सप्रेस हो गई। जब भी हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है ना दिव्या, याद रखिएगा उस टाइम हमें कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर सकता है। जी, कैन यू बिलीव कि मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा को एक बार लाइव सुन रहा था, उनकी वर्कशॉप कर रहा था, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो सभी को सुनना चाहिए, आपके पास इम्यूनिटी की क्या पावर है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपके सामने एक 20 मंजिला इमारत है और आप एक फुटबॉल में किक मारते हैं और वो 20 मंजिला इमारत को गिरा दे, ध्वस्त कर दे, तो ये मत समझिए कि तुम्हारी फुटबॉल में बहुत दम था। असलियत में ये बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इसे अब एक किक की आवश्यकता है। यही बिल्कुल आपके शरीर के साथ भी होता है। उन्होंने कहा कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल और इतनी इंटेलिजेंट और इतनी मल्टीप्लाई करने में सक्षम है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को मार सकती हैं। उन्होंने उन बैक्टीरिया के नाम भी लिए जो बहुत ही खतरनाक लगते हैं। उन्होंने उन सेल्स का नाम भी लिया जो आदमी को एक तरह से बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं आजकल। उन्होंने कहा लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि ये हमारी बॉडी पर अटैक कर देता है एक बैक्टीरिया आकर, फिर वो मल्टीप्लाई करने लगता है और उन्होंने कहा है कि आप अपने स्ट्रेस के कारण, सोच के कारण, आप अपनी एंग्जाइटी के कारण, आप अपनी लाइफ स्टाइल की बाकी थॉट प्रोसेस के कारण आपने अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है और उसको कभी आपने एक्टिवेट नहीं किया। दूसरा, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो आजकल आप कह सकते हैं कि एक तरह से पैंडेमिक की तरह आ रही हैं, किसी को एलोपीसिया हो रहा है समय से पहले, सोराइसिस हो रही है, थायराइड हो रहा है, ठीक है ना, डायबिटीज़ 1 हो रही है, बीटा सेल्स मर रही है, हमारी र्यूमेटाइड अर्थराइटिस है, लूपस है, जानलेवा बीमारी। याद रखिएगा ये दूसरा रूप है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है। उस ओवर रिएक्शन में लोग मर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इन चीज़ों को समझें कि मुझे बीमारी में क्या खाना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बीमारी तो एक विजिबल सिम्टम है। आप ये इनसाइड आउट आई है बीमारी। दवाई अगर आउटसाइड इन खा रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, द डॉक्टर्स आर गुड फॉर अस व्हेन द इमरजेंसी इज देयर, व्हेन द चाइल्ड बर्थ इज देयर। लेकिन बाकी चीज़ों पर जहाँ इम्यूनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ये गड़बड़ हो रही है। जब भी आपके पास तनाव आएगा, आप डू यू नो दिव्या, हमें इम्यूनिटी के बारे में तो पेंडेमिक के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आपके इस पॉडकास्ट से मैं एक चीज़ बताऊं, हमें एक चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, जिस इज कॉल्ड स्टेम सेल। स्टेम सेल सिर्फ वही मदर्स जानते हैं जिनको बच्चे अभी 10-15 सालों में पैदा हुए होंगे और डॉक्टर ने कहा है कि इनकी स्टेम सेल प्रिजर्व कर लो। स्टेम सेल्स बेसिकली 2% सेल्स हैं आपकी पूरी बॉडी की,
ऐसी सेल्स हैं कि उनका काम ये होता है कि अगर आपके बालों की जड़ें खराब हो रही हैं तो वो फ्लाई करेंगी आपकी बोन मैरो से और बालों की सेल बनकर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी और बाकी सेल्स को जीवित कर जाएंगी जी। अगर आपकी बोन सेल्स कमज़ोर हो रही हैं तो वो बोन की सेल बन जाएंगी, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आपकी आई सेल्स कमज़ोर हो रही हैं तो वो आई सेल बन जाएंगी। अगर आपकी स्किन सेल्स खराब हो रही है और आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्किन सेल बन जाएंगी। याद रखिएगा, वो सारी की सारी आप अपनी स्ट्रेस से खराब कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो स्ट्रेस। एग्जैक्टली, बिकॉज स्ट्रेस इज देयर। ब्यूटिफुल। लाइक द फनी थिंग इज राम सर कि हमने स्ट्रेस को एक बैच बना लिया है हसल कल्चर में। आजकल यूथ में यू ट्राइंग टू शो इट ऑफ कि देखो हमारे को इतना स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है। वी आर ऑलमोस्ट ग्लोरीफाइंग स्ट्रेस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कि कितना वो हमारे को हार्म कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, हमारी माइंड बॉडी सबको हम इट्स एक्चुअली ब्रिंगिंग अस डाउन in the longer frame of thing. वेरी ट्रू। And taking it to the gut, Ram sir, Yes. कि gut को कैसे हम improve कर सकते हैं। And I'd asked you this question before. क्या हम अपने gut को अगर ठीक रखें, खाना ढंग से खाएं, you know they say that the gut is the second brain. So if we take care of our gut, क्या ये हमारे stress को कम कर सकता है? Again, how important is the gut in managing our overall life quality? हाँ, दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ जी, योर क्वेश्चन, जी। जो आपने मुझे याद दिला दिया। तो पहला पार्ट तो वो था कि कैसे स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। जी। अब स्ट्रेस माइंड एंड गट ले लेते हैं, एंड द गॉड विद इन यू इज कॉल्ड वेगस नर्व। जी। अब इन तीनों चीज़ों को अगर आप लेंगे तो यू कैन हील योर लाइफ इन फ्यू वीक्स, मंथ्स। कुछ चीज़ों को ठीक करने में नेचुरली, वो जो चीज़ ख़राब कर दिया उसे रिकवर करने में ही समय लगेगा, लेकिन आप कल से ही ठीक कर सकते हैं। बेसिकली जब हम पैदा होते हैं, अपनी माँ के गर्भ में जब एक बच्चा होता है तो जो सेल बेसिकली ब्रेन जिस सेल से बनता है वो दो सेल्स में डिवाइड होती है। एक सेल ब्रेन बनती है और एक सेल गट बनता है। गट मीन्स पाचन तंत्र, जी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा डाइजेस्टिव, और ये आपके मुंह से शुरू होता है। जी। देन आपका सलाइवा, उसमें आपका माउथ है। उसके बाद आपका भोजन की जो नली है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद आपका पेट है जहाँ पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। उसके बाद छोटी आंत है जो करीब 21-22 फीट की है, और फिर बड़ी आंत है जिसको हम कोलोन कहते हैं, वो 9 फीट के करीब है। ये अपने आप में एक गट है। जी। और हमें इसको इसीलिए मान लिया जाता है कि अब तक मेडिकल साइंस ने इसको ये माना था कि ये मात्र एक पाइप है, लेकिन 2006 के बाद उनकी सारी मान्यताएं खराब हो गई हैं। ये पाइप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन ही है। जहाँ पर इनपुट खाने का जा रहा है, इस ब्रेन में इनपुट जा रहा है विचारों का। जी। और दोनों जुड़े हुए हैं वेगस नर्व के साथ। और यहीं पर सारी सारी की सारी आप कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड आपका यहीं पर है। और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया करीब 3 सालों से, और मैं अपने गट को और बढ़िया करना चाह रहा था, अपने बालों को रीजनरेट करना चाह रहा था, सेल्स को रीजनरेट करना चाह रहा था, अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाह रहा था, और अपने खाने को भी रीडिफाइन करना चाह रहा था, तो मैंने गट को पढ़ना शुरू किया। जब मैं माइंड और गट के कनेक्शन में, मैं पहले वेगस नर्व को छोड़ देता हूँ, अगर मुझे आप बात में याद दिला दीजिएगा, मैं गट पर आता हूँ। गट में पहला हिस्सा 4 बहुत बड़े पार्ट हैं। उन पार्ट को आपको समझना होगा, और सिर्फ 3 बीमारियों को समझना होगा। अगर आप इन चारों पार्ट को नहीं समझते और गट कर रहे हैं तो फिर वो यूजलेस है। जी। और वो 3 या 4 बीमारी कौन सी है जिनको आपको सारी बीमारियों की जड़ है। जब आप लोग कहते हैं ये कॉन्स्टिपेशन मुझे है, मुझे एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, मुझे ऑटो इम्यून है, कोई कहता है मुझे कैंसर है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे माइग्रेन है, कोई कहता है मेरी स्किन खराब हो रही है, ये सब लक्षण है, ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। हम लक्षणों के साथ लड़ रहे हैं। सारे लोग एकदम से कहेंगे कॉन्स्टिपेशन में मैं क्या खाऊं। भैया कॉन्स्टिपेशन के 15 रीजन्स हो सकते हैं। आपका हो सकता है कि आंतें स्लो पड़ गई हों, आगे कोई ही आपका खाना नहीं जा रहा। हो सकता है आपने ऐसा खाना खा लिया हो जिससे आपके एंजाइम या हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन बनाने वाले सेंसर एकदम से ब्लॉक हो गए हों। ये भी हो सकता है कि आपने वो खाना खा लिया हो जिससे आपका माइंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा है। ये भी हो सकता है आपकी वेगस नर्व कोई भी इन्फॉर्मेशन न माइंड से बॉडी को दे रही, न बॉडी से आपके गट को दे रही है, यानी कि वेगस नर्व कंप्लीटली अनटोन्ड हो गई है। और लोग गोली खिला रहे हैं कब्ज की। दुख इस बात का है, वो ये नहीं जानते कि तो वेगस नर्व है, वो स्टिमुलेट ही नहीं कर रही है आपकी आंतों को। माइंड भी ठीक है, गट भी ठीक है, खाना भी ठीक है। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, वो कहते हैं मैं खा ही ओलो की रहा हूँ, मैं खा ही खिचड़ी रहा हूँ, फिर भी मेरा गट खराब रहता है। फिर मैं कहता हूँ तुम्हारी वेगस नर्व खराब है, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन माइंड को जाती है उसे हम गट रिएक्शन गट सेंसेशन कहते हैं।
ठीक है ना, वेगस नर्व, और फिर इस इंफॉर्मेशन को वेगस नर्व वापस आपके गट को देती है, और गट फिर अपना एक्शन लेता है कि इसको बाहर फटाफट इसको डाइजेस्ट करके बाहर फेंकना है। और ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है तो लोग क्या कहेंगे, मुझे कब्ज है, मैं कहूँगा नहीं, आपको कब्ज नहीं है, आपकी वेगस नर्व खराब है। लेकिन उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा। इसके ऊपर तो आप ये कहेंगे सर दोबारा एक पॉडकास्ट करते हैं। कितनी लड़कियों को आजकल चल रहा है पीसीओडी, पीसीओएस, ऑलमोस्ट एवरी गर्ल टुडे हो रहा है ना, जी 10 में से 7-8 तक तो जी ऑफिशियल जी आ ही चुका है। जी मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं, किताब का रेफरेंस भी दे दूंगा आपको चलते हुए, लेडीज़ की स्पेशली बात कर रहा हूं। जब भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमारे इस हार्मोन को, एस्ट्रोजन को ऊपर नीचे करने के लिए क्या गड़बड़ होती है। एस्ट्रोजन बेसिकली एक रिवर की तरह है जी और हमें एक डैम चाहिए कि हमें इतना ही आगे भेजना है। अगर वो कम हो गया तो भी गड़बड़ है, और ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है कि कभी एक्ने है, कभी बाल गिर रहे हैं, कभी बाल चेहरे पर निकल रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना, कभी वेट ऊपर नीचे हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यूट्रस का इन्फ्लेमेशन है, और कई बार कैंसर भी है। मैं अब आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो मैं किताब दूंगा पूरी, कि उसका किताब का नाम भी बता देता हूँ। फाइबर फ्यूल्ड नाम की किताब है। इट्स ए वंडरफुल बुक, एवरीबॉडी मस्ट रीड इट। फाइबर फ्यूल्ड, हाँ, ठीक है ना, आपके पास जरूर होना चाहिए कि भाई यार ये तो लाइफ चाहिए अपने फैमिली के लिए, बच्चों को, आने वाली जनरेशन के लिए, उनको बता। याद रखिएगा, इस हार्मोन को आपकी बॉडी, और तो इस हार्मोन का जो डैम है, उस डैम को आपकी बॉडी खुद ब खुद बनाना जानती है एक जीन के द्वारा। उस केमिकल का नाम है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। बीटा ग्लूक्यूरो, CURO, नाइडेस, NIDASE। बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस हमारी बॉडी में हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन के द्वारा एक केमिकल बनता है। हमारे सारे केमिकल हमारी जीन ही बनाती है जी। अगर ये केमिकल आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो आप इमीडिएटली PCOD, PCOS, एक्ने, बाल का गिरना, बालों का चेहरे पर उगना, और यूट्रस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अब आपका हार्मोन ऊपर नीचे जा रहा है। और एक नाम दे दिया जाता है हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। डू यू नो, इस बीटा ग्लूकोरोनाइडेस को, इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, इस जीन को अवेकन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? सिंपल, SCFA, which is short chain fatty acid, the end product of good bacteria. अगर आप गुड बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डाइट में, yes, so immediately these hormonal imbalance, this is called postbiotic जी। एक है हमारे पास प्रीबायोटिक, यानी कि वो फाइबर्स जो फीड करते हैं, जिसको हमें फीड करना है, अपने गट बैक्टीरिया को देना है। और एक है प्रोबायोटिक, यानी कि वो बैक्टीरिया खुद। और इन दोनों का जब ये गुड बैक्टीरिया इसको खाएंगे तो वो एक एंड प्रोडक्ट भी निकालेंगे, एंड दैट इज नोन एज SCFA, ब्यूटरेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट। ये बेसिकली आपकी लाइफ को बचाते हैं। आज बाल गिर रहे हैं, आज स्किन खराब हो रही है, आज कभी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपके पास SCFA की कमी है। इवन कैंसर और ओबेसिटी जगह चीज़ों पर भी SCFA की कमी पड़ गई है। और ये बनाएगा कौन? आपके गुड बैक्टीरिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हें बुक्स को कभी मैं आपको सारी की सारी बता दूंगा, 4-5 में बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ये गट की बीमारियाँ क्या क्या हैं। गट की पहली बीमारी ये है जो सारे हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए, वो ये है दिव्या के, जब हम प्रोटीन आजकल बहुत खा रहे हैं, है ना, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, प्रोटीन शेक ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं बाहर से, ठीक है ना, इधर उधर से एग ले रहे हैं कि भाई 6 ग्राम मिल जाएगा तो 4-6 एग भी ले लो, बाहर से वे प्रोटीन भी ले रहे हैं। पता है आपको, 20 साल की उम्र के बाद आपके पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हर 10 सालों में 10% कम हो जाता है। वो तब है जब आप हेल्दी हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, और अगर स्ट्रेस्ड हैं तो हो सकता है ये 30% कम हो गया हो। जैसे ही आप प्रोटीन खाते हैं और उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपके पेट में नहीं निकल पा रहा है, जो 4000 मिलीग्राम के बराबर होना चाहिए 3 बार, वो भी अगर वो नहीं निकल रहा है, या आपका पेट कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि हर 1.5 घंटे बाद कभी आप समोसा, कभी पकोड़े, कभी बिस्किट और कभी कुछ खा रहे हैं, तो उसे पता ही नहीं कितना निकालना है। तो जो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए जितना एसिड चाहिए, अगर उतना नहीं मिलता तो वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन धीरे से जब आपका पेट अपना काम करके आगे धकेल देगा और वो छोटी आंत में जाएगी, तो इसका नाम है SIFO, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। यानी कि यह प्रोटीन बेसिकली फंगस बन चुकी है और तुम ये कह रहे हो मेरी प्रोटीन काम क्यों नहीं कर रही।
और अगर ये हो गया है तो इसका पहला सिम्टम ये है कि आपके बाल पतले होंगे और गिरेंगे। कई बार जब आप ये कहते हैं कि मैं प्रोटीन बहुत खा रहा हूँ जिम में जाकर, तो मेरा अगला सवाल है, और प्रोटीन ही तो बायोटीन है, फिर आपकी बॉडी क्यों आपके बाल गिरा रही है? उनको तो प्रोटीन ही तो चाहिए था। जी। बेसिकली हम अनएजुकेटेड हो रहे हैं, हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहिए चाहते, बस नैरेटिव्स पर आ जाते हैं। वी आर द प्रिजनर ऑफ द नैरेटिव्स जो रोज देते हैं। जो एंड व्हाट यू आर सेइंग रामसा इज सो इम्पोर्टेंट कि लॉट ऑफ टाइम जब लोग जिम करने लग जाते हैं या वर्कआउट करने लग जाते हैं तो सडनली वो हेयरलाइन रिसीड होने लग जाती है। इट्स वेरी कॉमन फिनोमिनन, स्पेशली यंगस्टर्स में देखने को देखते हैं कि Because आप बॉडी ये इज मान- बिल्ट अप है लेकिन हेयरलाइन रिसीड करने लग जाती है। बिकॉज आप ये मानते हैं कि प्रोटीन से बस सारा, मैंने जितनी खाई वो मेरी बॉडी को लगेगी। नहीं, जी। आपका खाना का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बॉडी को लगेगी ना। याद रखिएगा, आप कितना भी आयरन खा लें कम रहेगा। अगर आपके पास गट का बैक्टीरिया कमज़ोर है और या नहीं है वहाँ पर उतना, तो आप कितना भी आयरन खाएं, क्योंकि आयरन को सिस्टम में भेजने के लिए गट बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट चाहिए। इवन कई लेडीज़ आपको मिलेंगी जिनको ये कहेंगी कि मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक है पर मेरा वेट गेन बढ़ता, अनएक्सप्लेन्ड वे में बढ़ता जा रहा है। समझ लीजिएगा कि थायराइड हार्मोन को सिस्टम में पहुँचाने के लिए गट बैक्टीरिया चाहिए। जिंक को, बोरोन को और इवन कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाने के लिए जो विटामिन K2 है वो आपका गट बैक्टीरिया बनाता है, वरना ये सब आर्टरीज में जा रहे हैं, आपके हार्ट अटैक करेंगे। तो ये है आपके गट। पहली बीमारी है सीफो, और सीफो अगर हो गई तो आपको डैंड्रफ भी होगा और दूसरे फंगल इन्फेक्शन होंगे। कभी आपके थाइज में, ग्रोइन एरिया में, कभी बगल में, कभी किसी और स्किन पार्ट पर, और आप ये कहेंगे यार मुझे फंगल इन्फेक्शन बहुत आ रहा है। बेसिकली आप फंगल ओवर ग्रोथ के शिकार हो चुके हैं। ये है पहली बीमारी। दूसरी बीमारी जो हर इंडियन को हो चुकी है, जिसके कारण कभी वो कॉन्स्टिपेशन, कभी वो एसिडिटी, कभी ब्लोटिंग, और कभी नींद का ना आना, और कभी फ्लैचुलेंस का शिकार हो रहा है, उसका नाम है सीबो। SIBO, ये था सीफो। सीबो का मतलब है कि जब आपके गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो 80-20 होना चाहिए। यानी कि गुड बैक्टीरिया 80, बैड बैक्टीरिया 20। ये बैड बैक्टीरिया अपना एंड प्रोडक्ट निकालते हैं जिसको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, LPS। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ये अगर आपकी आँख में चले गए, आँख खराब, किडनी में चले गए, किडनी फेल, लीवर में चले गए, फैटी लीवर, और बालों में चले गए तो बाल खराब, और अगर फैट सेल पर चले गए तो आपकी फैट सेल को इन्फ्लेम करके आपकी ओबेसिटी बढ़ा देंगे। अब दूसरा आता है सीबो, यानी कि 80% गुड बैक्टीरिया और 20% बैड बैक्टीरिया अगर हैं तो गुड बैक्टीरिया बड़ी आंत में इन्हें रोके रखते हैं, इनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते। अगर इनकी ग्रोथ बढ़ जाए और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाए, मान लेते हैं 65-35 हो गई जी, तो जो बैड बैक्टीरिया है ये लड़ते हुए, हराते हुए बड़ी आंत को ट्रेवल करते हुए 30 फीट ऊपर आएंगे, छोटी आंत में आपके पेट के पास, एंड दे विल डेवलप देयर ओन कॉलोनी। सो द बैड बैक्टीरिया विल टेक ओवर। आपकी बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी आगे बन गई है, जी। इसे हम सीबो कहते हैं। जी। तो रियल प्रॉब्लम इज सीबो। अब जब सीबो क्या करेंगे, जैसे ही आप खाना खाएंगे वहां पर सीफो भी है और सीबो भी है। दे विल स्टार्ट देयर ओन बेकरी, यानी कि वो आपके खाने में कुछ मतलब की चीज़ जाने नहीं देंगे। दे विल फर्मेंट दिस फूड बैडली। यहाँ से एसिडिटी होगी, गैस होगी, फ्लैचुलेंस होगी, खट्टी डकारें आएंगी, कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान है जो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, और वो ये मानते हैं कि ये पेट की बीमारी नहीं है। वो ये है कि जैसे ये एंड प्रोडक्ट जो इन बैड बैक्टीरिया का है, जिनको हम LPS कहते हैं या एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, ये जैसे ट्रेवल करना शुरू करेंगे आपके ब्लड में, बेसिकली जो भी आंतों में है वो तो जाएगा ना, तो ये बैरियर के जैसे ही करेंगे, जिसको लीकी गट कहते हैं, आपकी गट से जैसे ही ब्लड में जाएंगे, जैसे ही ये आपके ब्लड में जाएंगे आपकी पूरी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड योर इम्यूनिटी विल स्टार्ट अटैकिंग, और इस अटैकिंग को ही ऑटो इम्यून कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑटो इम्यून इज नथिंग बट योर सीबो। लेकिन आदमी ये कहता है मैं पेट को इसको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि पेट को स्टडी ही नहीं किया गया। Bad bacteria feeds on processed food and good bacteria feeds on natural food. So आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है on this good and bad? देखिए, अगर आपको सबसे पहली बात है कि आपको बैलेंस को इम्बैलेंस नहीं होने देना है, और आपको पता चल जाता है कि अब इम्बैलेंस हो चुका है, जैसे ही आपके पास गुड बैक्टीरिया कम होंगे आपका मूड एकदम से हैक होना शुरू हो जाएगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी। रात को अगर नींद टूट रही है और उसके बाद नींद नहीं आ रही है 1 घंटे 1.5 घंटे तक, समझ लीजिएगा कि आप सीबो के पेशेंट हो चुके हैं।
कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि घर वालों ने कहा भाई ये काम करना, और आपको लग रहा है यार मैं आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, समझ लीजिएगा कि आप अपने गट से सिबो के पेशेंट हो चुके हैं। आपको ये लग रहा है कि माई स्किन इज आई मीन गेटिंग वेस्ट, तो समझ लीजिएगा कि आपके बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बिगड़ चुका है। ये जो बैड बैक्टीरिया है ये अपने निश क्रिएट कर लेते हैं, जी इनका वहीं रहना जरूरी है कोलोन में, इनका अपना काम है वहाँ पर, दे आर जी डूइंग गुड वर्क। जी लेकिन जैसे ही वो उनको ये हरा कर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और ये फर्मेंटेशन इनकी अपनी शुरू हो जाती है और ये एलपीएस को फिर आपके ब्लड में भेजते हैं। ये आपके जो लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी कि एंड प्रोडक्ट है उनका एचसीएफ है, इनका एलपीएस है। जी तो ये जैसी एलपीएस जाएगा आपको, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार हम मोटापे को कहते हैं कि ये हार्मोनल डिजीज़ है, कुछ को कहते हैं ये कैलोरी बेस्ड डिजीज़ है, कुछ को कहते हैं ये जेनेटिक बीमारी है। मैं तीनों के बारे में बताऊं। आपकी पतले रखने वाली जीन और मोटे रखने वाली जीन 2008 में या 2009 में शायद जीनोम सीक्वेंसिंग जी पूरी हो चुकी जी है। उसमें पाया गया है कि अगर आप पतले और मोटे जीन के वेट के डिफरेंस को जाने तो सिर्फ इट इज़ 8 kg। तो डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स इफ़ यू आर फैट। इट्स दूसरा, ओनली 8 kgs। सिर्फ 8 किलो जी फालतू होना चाहिए, जी पर लोग तो 18 किलो वाले भी जी हैं, जी 28 किलो वाले भी मिल जाएंगे, 38 किलो वाले भी ओवर वेट मिल जी जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये हार्मोनल डिजीज़ है, कोर्टिसोल निकल रहा है, यस कुछ के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैलोरी बेस्ड डिजीज़ है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे वो आपसे ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका वेट भी नहीं बढ़ता नहीं, है, वो प्रोसेस भी हो रहा है, वो प्रोसेस भी कर मैनेज रहे भी। हैं, जी ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ये मेटाबॉलिज्म का चक्कर है, जी जो पतले लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा मोटे लोगों का ज़्यादा है। मैं आपको किताब पढ़वा दूँ, क्योंकि दे हैव टू रन बिग बॉडी। राइट तो उन्होंने पाया है, डॉक्टर निखिल धुरंधर एक इंडियन डॉक्टर हुए हैं 1984 में, बाद में वो अमेरिका चले गए और अमेरिकन ओबेसिटी एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट बने। कभी भी डालिएगा डॉक्टर निखिल धुरंधर। उन्होंने वहाँ के रिसर्चर्स के साथ पाया कि मोटापा जो प्रोमिनेंट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो हमारा एलपीएस है, बैड बैक्टीरिया है, उसका जो एलपीएस है वो जैसे ही आपकी फैट सेल में जाता है वो दो काम करता है। आपकी फैट सेल को मल्टीप्लाई करने से रोक देता है और दूसरा उन्हें इन्फ्लेम्ड कर देता है। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होता है वहाँ पर आपकी वाइट ब्लड सेल जाती हैं, और ब्लड वाइट सेल्स का जाना जरूरी है क्योंकि वो काउंटर अटैक देती हैं। बेसिकली हमारी फैट सेल्स बेली एरिया में फैट से नहीं भरी है, अधिकांश लोगों की वाइट ब्लड सेल से भरी हुई है। वो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो बेसिकली रही है, जंग हो रही है जंग वहाँ हो रही पे। है। लेकिन इस चीज़ का 1984 तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, वो कहते हैं इसके बारे में पता नहीं है। 10% ह्यूमन नाम की एक किताब है, पहला ही चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा। सारी रिसर्च दी गई है, हाउ बैड बैक्टीरियाज आर कीपिंग पीपल ओबीज। और फिर वो लोग कहते हैं कि सर इसके लिए हम क्या खाएं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको छोड़नी है कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ों को खाना है। जी जो जिन चीज़ों को खाना है वो बिल्कुल सस्ती हैं, आपके किचन में मिलती हैं, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी बैली बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, आपकी इवन फैट सेल्स जो भरी पड़ी हैं वो भी खाली होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये है आपकी बीमारी। और तीसरी बीमारी है वो है लीकी गट। लीकी गट का मतलब है कि आपके गट के ऊपर एक लाइनिंग है जो ये तय करती है कि आपके फूड में बेकार की चीज़ें आपके ब्लड में ना जाए, अच्छे वाली चीज़ जाए जो काम की है। अगर उस गट में उस लाइनिंग में छेद हो जाएं तो इसे हम लीकी गट कहते हैं। बेसिकली लीकी गट सबसे ज़्यादा परेशान करती है और इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई सिम्टम पेट में नहीं आता, आपको ना मरोड़ होगी ना पेट फूलेगा और आप लीकी गट के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा खानी शुरू कर दी है। और अधिकांश बच्चों के लीकी गट की प्रॉब्लम आ गई है। और लीकी गट से पार होते ही एलपीएस, अगर ये बीटा सेल को मारने लगे पैनक्रियाज की, तो इवन 8 साल के बच्चों को डायबिटीज़ 1 हो रही है। जी बस हमें इतना करना है कि गट को समझ लिया हमने, अभी वेगस नर्व को नहीं, कि हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है। जी 4 चीज़ छोड़ दीजिएगा और 5वीं को समझ लीजिएगा और 2 चीज़ खा लीजिएगा। मैं अपना बता रहा हूँ जी। दिव्या, आई डोंट टेक एनी न्यूट्रिएंट। सो नो सप्लीमेंट्स, नो न्यूट्रिएंट्स, नो पिल्स। जी
क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी लगते नहीं। कभी देख लीजिएगा लोगों को, क्योंकि वो जितने भी आप न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, आपके पास अगर गट के अंदर माहौल नहीं है जिसका नाम है SCFA, वो डाइजेस्ट ही नहीं वो होंगे, अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, नहीं तो कर आप पाएंगे, टैबलेट्स डाली जा रहे हो लेकिन बस बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर नहीं रहा कर रही। है। वो तो यूं कि त्यों बेकार हैं। तो राम इवन से आपकी प्लीज अपनी टेल बॉडी मी, के नहीं केमिकल्स यूज होंगे। बट प्लीज टेल मी सर, ये क्या 4 चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए और जो क्या नहीं खानी चाहिए? 4 चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। 4 चीजें क्या छोड़ देनी चाहिए एंड क्या पहली चीज़, मैं कई लोगों का गुस्सा मेरे पर टूट चुका है, करीब 2-3 लाख गालियाँ पड़ चुकी हैं, फिर मैं बताऊंगा। और इनको मैं छोड़े हुए हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि अब मेरी उम्र 66 ईयर्स है, ठीक है, तो और मेरी एनर्जी में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। भाई इतना सा है कि ये चश्मा मुझे 5वीं क्लास में लग गया था उसी स्ट्रेस के कारण, ये उतना ही है, लेकिन इसके बगैर मैं पढ़ लेता हूँ। जी। पहले नहीं पढ़ा जाता था, अब पढ़ लेता हूँ। ये मेरे बाल नेचुरल हैं। इतनी सी बात है कि यहाँ कुछ एक वाइट हो गए तो वो प्रोफेशन मेरा डिमांड करता है कि मैं थोड़ा सा ठीक ठाक रखूँ, इसलिए इसको कलर करना पड़ता है। मैंने 2 सालों से साबुन नहीं लगाई है, 2 सालों से मैंने शैम्पू नहीं लगाया है, मैं किसी क्रीम को नहीं लगाता हूँ, इसीलिए मेरा लीवर फैटी लीवर नहीं है। वाओ। जब भी आप स्किन पर ये चीज़ें लगाते हैं तो आपका लीवर फैटी लीवर होना ही होना है, क्योंकि आपको पहले से गलत बताया गया है कि स्किन पर बैरियर होता है। स्किन पर कोई बैरियर नहीं है। हर एक केमिकल आपकी बॉडी से इमीडिएटली आपके लीवर में जाता है, वो भी अनफिल्टर्ड, और आपका लीवर वहाँ पर परेशान है। एनीवे, मैं 4-5 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, और मैं ये कहूँगा लोगों से कि आप मेरी बात ना माने, प्रीसपोज करके देखें, जी 10 दिन के लिए छोड़ के देखें, अच्छा 20 दिन के लिए छोड़ के देखें, वो तो चीज़ें वहीं पर हैं। जी। पहली चीज़, आप शुगर छोड़ दें। जब भी आपको शुगर क्रेविंग होगी ना दिव्या, समझ लीजिएगा कि ये आपकी क्रेविंग नहीं है। सुबह चाय को मन करता है ना, मीठी चाय को दूध के साथ, समझ लीजिए ये आपकी नहीं है। सीबो सुबह सुबह आपसे मांगता ही मीठा है, जी। क्योंकि वो मरने के कगार पर होता है 8-10 घंटे में, तो आप उसको जीवित कर देते हैं सुबह की चाय पीकर। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह की चाय पीनी चाहिए, मैं कहता हूँ मैं साइंटिफिकली बात करूँगा, सुबह की चाय पूरा खाना है आपके सीबो के लिए। याद रखिएगा, जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो सीबो बेसिकली आपसे जंक फूड और मीठे की डिमांड करते हैं। जी। बट राम से इसमें पूछना चाहूँगी, जैसे चीनी, बट काफ़ी खाना होता है जिसके अंदर शुगर ऑलरेडी होती है, तो इसेंशली हम एक्चुअली चीनी नहीं खा रहे हैं, बट क्या जहाँ फल पर भी ठीक आपको है? OSE, फ्रक्टोज ग्लूकोज, ठीक है ना, OSE के नाम से, OXE के नाम से, या OSE जो ग्लूकोज टाइप होते हैं ना, इनके हर एक प्रोडक्ट में मैं देखता हूँ। इसीलिए मैं कोई भी लिक्विड नहीं लेता हूँ, मैं कोई भी पैकेट का फूड नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ उसमें शुगर कितनी है। कैन यू बिलीव कि समटाइम्स मैं देखता हूँ यार 100 ग्राम का ये पैकेट है जो मुझे खाना है, और उसमें 11 ग्राम आपकी शुगर है, जी। जबकि हमारी बॉडी में 140 मेंटेन करने के लिए 7 ग्राम की शुगर की ज़रूरत है। यानी कि अगर मेरी डायबिटीज़, मेरी शुगर 140 पर नॉर्मल है खाना खाने के बाद, तो सिर्फ 7 ग्राम शुगर है मेरे पास। अगर आपके पास 300 ग्राम, अगर आपकी शुगर 300 आ गई है, जब डॉक्टर कहते हैं तो वेरी वेरी डेंजरस, तो पता है आपका कितना है? 140 तो आपकी नॉर्मल है, तो 160 ही फालतू है ना, और 5 लीटर ब्लड है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी कैलकुलेट लेकर, सिर्फ आपके पास 8 ग्राम शुगर ज़्यादा है, और मैं इस पैकेट में 100 ग्राम में ही, इस नमकीन में 11 ग्राम खा रहा हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी अपनी शुगर को 400 पे लेके जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ है शुगर, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने गट को हील करना चाहते हैं, डोंट टेक इवन हनी फॉर सम वीक्स, करके देखिएगा। कोई गुड़ खाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी को जितनी शुगर चाहिए वो तो आपकी इवन फैट से बना लेती है, जिसको हम कीटोज कहते हैं। जी। और खाने में, रेगुलर खाने में भी तो आपके कार्ब्स में भी शुगर होती है। जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना वो निकाल कर रख लेगी, उतना वापस भेज देगी। आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रही बिना मतलब। जी। तो पहली चीज़ है शुगर। दूसरी चीज़ है आपका व्हीट, ग्लूटन। 1970 के बाद जो गेहूं आया है उसकी जो अब ऊंचाई 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, पहले ये 6 फीट होता था 1970s में। आई एम ए फार्मर, मेरा गांव वेस्टर्न यूपी में, और मैं गांव का एक किसान हूँ, ठीक है ना। अभी भी गन्ने का पेमेंट लेने जाऊँगा, गेहूँ भी उठाने जाता हूँ। आई एम ए फार्मर। तो मैंने देखा उस गेहूँ में हम खूब छुप जाया करते थे, अब वो गेहूँ नहीं रहा। वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, GMO, जिसमें 2000 प्रोटीन और मिला दी गई हैं जो ग्लूटन के साथ चल रही हैं। याद रखिएगा, आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। किताब का नाम है रिसेट फैक्टर, और उसमें गेहूं के ऊपर लिखा है। दूसरी किताब का नाम है व्हीट बैली, और तीसरी किताब का नाम है ग्रेन ब्रेन। जो आज का मॉडर्न व्हीट है, जब वो हम पैदा करते हैं उसको,
उसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर दे तो जैसे ही उसकी हरी पत्ती पर वो अटैक करेगा उस बैक्टीरिया का पेट फट जाएगा, क्योंकि उसमें बीटी टॉक्सिन मिला है। Wow. बिवेयर ऑफ इट, बिकॉज याद रखिएगा वही बैक्टीरिया आपके गट में है, वो इतने ही सॉफ्ट हैं, इतने ही। And that is going. And so राम सर, अगर जैसे ये बोलते हैं ऑर्गेनिक व्हीट, या is that okay, या is all wheat impacted? थोड़े दिन के लिए आप व्हीट के बगैर काम चला कर देखिए। अगर आप गट से बीमार हैं, आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो एक और आपको अगर मूड ख़राब रहता है, आपकी नींद नहीं आती, तो आप छोड़ दीजिए इसको। मैंने अपने कज़न को छुड़वाया, ठीक है ना, उनकी लाइफ ये समझ लिए 99% चेंज हो गई, सिर्फ एक जगह पर अटकी हुई है कि वो जो नींद उनको बिल्कुल गलत ख़राब की हुई थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है अभी, लेकिन वो समय लेगा। तो व्हीट इज़ द सेकंड थिंग जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए नुकसान दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें कई बार व्हीट ग्रास खाने के लिए एज ए न्यूट्रिएंट कहा जाता है। प्लीज़ टेक केयर कि वो मॉडर्न व्हीट का ग्रास ना हो, या तो वो वही हो जो 1970 में था, पर मुझे लगता नहीं कि उसे कोई बो रहा है, क्योंकि वो एक एकड़ में एक फैमिली का भी काम नहीं चलता था उससे, उसमें बैक्टीरिया लगते थे और वो पूरा गेहूँ ख़राब हो जाता था। इसीलिए बेसिकली हमें गेहूँ की कमी रहती थी 1960s तक, 70s तक रादर। 70, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा लोग नुकसान करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने ये 2000 के या 99 में मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया था। दैट इज़ कॉल्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जी। सो दूध, दही, एनीथिंग, बटर, एवरीथिंग, इवन पनीर, जी, इवन छाछ, इवन दही, ठीक है ना। थोड़ी सी, कई बार मैं अपने गांव जाता हूं तो घर की गाय के, मुझे वहां पर मेरे जो फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है ना, भतीजा है और लाइक दिस, वो कई बार एक बढ़िया सा रायता वायता 1-2 चम्मच खिला देते हैं, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट नाउ। और मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप गट के, और अगर आपके पास कोई एलर्जी है, अगर आपके पास ऑटो इम्यून है, तो कृपया आप कुछ दिन के लिए दूध छोड़कर देखें, फिर पी लेना। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। या लोग ये कहेंगे सब पहले भी तो आपके बाप दादा भी तो पिया करते थे, बिल्कुल पिया करते थे, वो भैंसें अलग थी और वो खाना अलग था। और आज उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में से वो उनका खाना पैदा किया जा रहा है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन, उनको जितना इंजेक्शन लग रहा है हार्मोन्स का, वो पहले नहीं लगते थे। मैंने भी बहुत दूध पिया है, ठीक है ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे घर का दूध, मेहमान जब गांव में आते थे मेरे घर का दूध ज़रूर पिया करते थे, मेरी मदर के हाथ का। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही और हमारे गट खराब होते जा रहे हैं। तो एक बार छोड़कर देखिएगा, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। सो इन दिस आजकल ये आमंड मिल्क या ओट मिल्क वो बहुत बढ़िया है, या अलग अलग तरीके, राइस मिल्क आ गया है। यस, दैट इज कोकोनट मिल्क हम अपने आप बना लेते हैं, वो तो मिल्क की तरह ही है, जी, ठीक है ना। उसमें हम मैंगो शेक भी बना लेते हैं उसमें, तो जी, ठीक है ना। और उसकी तो चाय भी बना लेते हैं, लेकिन शुगर वगैरह ना डालिएगा ज़्यादा। जी। आपका तो मन मतलब इंस्टेड ऑफ काउज मिल्क या बफलो मिल्क, उसको बफलो मिल्क, मतलब यू कैन मूव टू अ प्लांट बेस्ड मिल्क। प्लांट बेस्ड, बिकॉज जो एनिमल मिल्क है वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च है, और रिसर्च की किताब भी बता देता हूँ, और उसमें वो तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह से आपकी हड्डियों के कैल्शियम को ख़राब करता है एनिमल मिल्क। इसीलिए बहुत सारे जो एथलीट हैं, दे आर गिविंग अप मिल्क कम्प्लीटली टू सेव देयर बोन्स, ठीक है ना। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है, और वो है इमल्सीफायर्स, जो आपकी आंतों में छेद करते हैं, लीकी गट करते हैं। इमल्सीफायर्स आर द केमिकल्स जो दो चीज़ों को जोड़ने में, मिलाने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी और ऑयल आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर इमल्सीफायर डाल देंगे तो दोनों मोम बन जाएंगे। बिल्कुल यही काम आपकी आइसक्रीम में होता है। अगर आप घर में आप आइसक्रीम जमाते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, दूध और उसमें चीनी डालकर, ठीक है ना, तो जब तक वो फ्रिज में है तो ऐसा लगेगा कि आइसक्रीम हो गई, लेकिन बाहर निकलते ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा और अब वो पकड़ने लायक नहीं रहेगा जी। लेकिन अगर आप मार्केट से आइसक्रीम खरीदते हैं तो उसे आप आधे घंटे तक बीच पर घूमते हुए खाते रह सकते हैं, वो कहीं नहीं जाती। पता है वो क्यों नहीं जाती? उसमें इमल्सीफायर मिला जाता है। सो याद रखिएगा, इमल्सीफायर आर द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ योर लीकी गट। लीकी गट।
एंड इमल्सिफायर्स किस टाइप के प्रोडक्ट्स में होंगे? ये इमल्सिफायर आपके पीनट बटर में खूब मिल रहा है, तो कृपया उस पीनट बटर को लें जिसका ऑयल अलग दिखाई दे और बटर अलग दिखाई दे, जो आप अपने घर में बना सकते हैं। जब भी वो स्मूथ बटर आपको मिलेगा, पीनट बटर, तो समझ लीजिए इसमें इमल्सिफायर मिला दिया गया। दूसरा, इमल्सिफायर मिल रहे हैं जितनी भी सॉसेस हैं, आपको ऐसे बहुत सारे काउंटर मिलेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, कि जहाँ पर वो साथ के साथ तैयार करते हैं, ब्रेड को बीच में से काटेंगे, जी फिर ये मिलाएंगे, जी फिर वो कहेंगे जी बताओ कैसा बनाना, और जी वो फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर दूसरा जी करेंगे, जी तीसरी सॉस डालेंगे। जी ये सब फुल ऑफ इमल्सिफायर्स हैं। ऑल द जो आपके घर सॉसेस, में सॉस है, मेयोनीज, टोमेटो केचप, ये सब में से सबको मिला रखा है। जी बहुत सारी चीज़ों में इमल्सिफायर्स हैं। जी याद रखिएगा, दे आर द वर्स्ट थिंग फॉर योर लीकी, आई मीन गट लाइनिंग जो ख़राब हो रही है। कमाल की बात है कि गट लाइनिंग की आपको कोई स्पेसिफिक वो नहीं मिलेगा कि गट लाइनिंग आपकी ख़राब हुई, आपका जहर खाने का ब्लड में चला गया, ऑटो इम्यून हो गई, तो आप क्या करेंगे? ऑटो इम्यून की गोली खा रहे होंगे। बट आप उसको नहीं वो बेसिकली वो जी सिम्टम नहीं दे रहा है जी और वहाँ तक पहुँचे नहीं है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई सिम्टम को ठीक करने के लिए। हम इनसाइड आउट बीमारी को पैदा करते हैं, लेकिन हम दवाई चाहते हैं आउटसाइड इन। अब मैं क्या खाऊं? हम सिम्टम्स को क्योर कर रहे हैं, लेकिन वो वापस आए जाता है, आए जाता है, आए जाता है। तो ये है गलत। आपका गट। इसके बाद रह जाती है थोड़ी सी बात वेगस नर्व की, नहीं, उसे तो अगर ये एक्टिवेट 4 कर लें। चीज़ें थी जो नहीं खानी चाहिए। आपने बोली थी आप 2 चीज़ें बताएंगे जो हम आप खा एक भी सकते। फर्मेंटेड फूड जरूर खाएं, जी क्योंकि वो रोजाना आपकी जितना भी आप तनाव है, याद रखिएगा आपके गट बैक्टीरिया को ये चारों चीज़ें तो मार ही रही हैं, एक चीज़ और मार रही है, वो पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है, वो है आपकी स्ट्रेस। यानी कि आपके एंटीबायोटिक और आपका बैड फूड पार्शली मार देता है आपके गट बैक्टीरिया को। और एक बार गट बैक्टीरिया, दिव्या, अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक कर लिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 5-6 दिन खा ली किसी भी तरीके से, नाउ यू हैव टू टेक 1 ईयर्स केयर कि आप दोबारा इस बैक्टीरिया को डेवलप करें। वाओ 1 साल लगेगा। कई बार लोग कहते हैं सर जल्दी से कोई दवाई बता दो, पेट खराब है। मैं कहता हूँ भाई आप, मेरे पास कोई जल्दी है, मैं आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैंने जो स्टडी आपको दी है मैं उसको दे रहा हूँ, मैं कोई दवाई लिखूंगा, मैं भोजन को ही आपको बदल दूंगा। कैन यू बिलीव कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं कांजी नहीं खाता हूँ या पीता हूँ। या तो मैं बीटरूट की कांजी बनाता हूँ या फिर मैं राइस की कांजी, ठीक है ना, जिसके बारे में नीतू सिंह ने भी बोला एक जगह, या आर माधवन ने बोला कि मैं अपने वेट को बिल्कुल से ठीक करता हूँ। दैट इज़ माई फेवरेट। मैं उनसे पहले उसे खा रहा था। अब चूँकि जैसे ही गट के मेरे पॉडकास्ट हिट हुए तो मुझे बताने पड़े, डेली मैं उसका एक बार नाश्ता, भले ही मुझे 4 चम्मच ही 2 ही चम्मच खानी हो, जी क्योंकि मुझे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया चले गए, मेरे उन्होंने टक्सेसिबो को मारना शुरू कर दिया। सो बीटरूट का कांजी या बीटरूट का कांजी 3 दिन में तैयार हो जाता है, जी कई बार वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन जो राइस की कांजी है वो तो बहुत आसान है। जी जो अभी दोपहर में लंच के बाद में आपका राइस बचेगा, थोड़ा सा जी बच जाता है ना, 1-2 जी बाउल, जी या फालतू बना लो। जी जब वो ठंडा हो जाता है, उसमें 4 बजे के करीब एक बाउल में रखो, उसमें उतना ही पानी डाल दो जिसमें वो डूब जाए, उसे ढक के रख दो रूम टेम्परेचर पर। अब वो फर्मेंटेड हो रहा है। ये बहुत पुरानी कला है इंडिया की। जी जी ये आपसे इंडिया में ही आई थी, याद रखिएगा। हाँ जी। मैंने एक चाइनीज बुक पढ़ी, उन्होंने कहा इंडियंस वर ब्लेस्ड विद इट। राम से हमारी दादी माँ बनाती है इसको, इनको ये नए-नए नाम दिए जाते हैं इसको जगह-जगह नाम पर। दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाइक खाने के साथ स्पेशली समर्स में तो हमेशा ही कांजी आती है तो इसकी। फाइबर डेली आपको खाना है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, बेसिकली हमारे फादर और ग्रैंडफादर जो है वो करीब करीब 100 ग्राम फाइबर खाया करते थे। हमारा एवरेज है 15 ग्राम का। वाओ तो वी आर फाइबर स्टार्व्ड Starved. पीपल। तो जो मैंने फाइबर फ्यूल्ड किताब है उसका एक ही सेंटेंस है बस, यू आर नॉट ओबीज, यू आर फाइबर स्टार्व्ड। यू आर नॉट हार्मोनली इम्बैलेंस्ड, यू आर फाइबर स्टार्व्ड। यू आर नॉट पार्किंसन पेशेंट, यू आर फाइबर स्टार्व्ड। बिकॉज आपका पोस्ट बायोटिक बन ही नहीं रहा। आप वो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे अपनी बॉडी में। यस। और सीबो को मारना जरूरी है, सीफो को मारना जरूरी है। जी उसके लिए आप सुबह हल्दी की चाय पीजिएगा और भूखे रहिएगा, उनको फीड ना करिएगा, तो वो पैरालाइज होकर मर जाएंगे। अच्छे बैक्टीरिया को बनाइएगा, वो अपनी कॉलोनी बड़ी कर लेंगे। जैसी पॉपुलेशन बड़ी होगी और आप विद इन फ्यू वीक्स ही आपको ऐसा लगेगा कि मूड ठीक हो गया, नींद बढ़िया आ गई, जब चाहेंगे तब सो जाएंगे। अब तो नींद नहीं आ रही लोगों को। लवली, इट साउंड्स लाइक मैजिक राम सर। आपने वेगस नर्व के बारे में भी बोला था कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वेगस नर्व ये बहुत कम्युनिकेट नहीं इंपॉर्टेंट है करती है। जानना। बेसिकली इसलिए जानना जरूरी है
क्योंकि इसके ऊपर मेडिकल साइंस ने 2006 की किताबों में तो लिखना शुरू किया था, देयर इज ए हाईवे बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जी। अब उन्होंने लिखना शुरू किया, देयर इज ए वेगस नर्व कॉल्ड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल मीन्स स्कल। जी। बेसिकली हमारी ब्रेन स्टेम से एक नर्व चलती है जो मेजर पार्ट्स को इंफॉर्मेशन देती है। जी। नर्व का मतलब है इसमें न्यूरॉन्स हैं और ये आपके इलेक्ट्रिक मैसेज को लेकर चलते हैं, राइट। इसमें 20% ऐसे न्यूरॉन्स या नर्व्स हैं या मैसेंजर है जो माइंड की बातों को बॉडी को देते हैं। अब आपने इतना पानी पी लिया तो आपकी माइंड जो है एकदम से आपकी वेगस नर्व से किडनी को बताएगा अब ये काम करना शुरू करो, दैट इज देयर, तो वो शुरू कर देगा। गॉट माई पॉइंट? जी। लेकिन 80% ऐसे न्यूरॉन्स हैं इस नर्व में जो बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को देते हैं, वापस जाते हैं। हाँ। अब गड़बड़ ये होगी कि हमने अपनी स्ट्रेस में रहते हुए या इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमारी भी गलती नहीं है जब किसी ने बताया ही नहीं, इसको हमने टायर्ड कर दिया है, थका दिया है या बर्न आउट कर दिया। आपको बताऊं मैं, जितने लोगों को गाल ब्लेडर के स्टोन होते हैं उन्हें गाल ब्लेडर के स्टोन नहीं होते, उनकी वेगस नर्व खराब हो चुकी है। मैं बताता हूं कैसे। लीवर बाइल जूस बनाकर स्टोर करता है गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर एक पाइप के थ्रू हमारी छोटी आंत में, जिसको हम ड्यूडेनल पपीला कहते हैं, वहाँ पर पंप मारता है। पंप कैसे मारता है? जैसे वहाँ खाना जाता है फैट, वहाँ से इंफॉर्मेशन माइंड को जाती है, मेरे पास फैट आ गया, माइंड इस इंफॉर्मेशन को वेगस नर्व से गाल ब्लेडर को देता है और वो अपना बाइल खाली कर लेता है, अगले टाइम के लिए नया बाइल बनता है। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे में आपकी इंफॉर्मेशन बॉडी से माइंड को मिल रही है कि मेरे पास फैट आ गया है, लेकिन माइंड इस इंफॉर्मेशन को आपके गाल ब्लेडर को नहीं दे पा रहा क्योंकि आपकी वेगस नर्व वर्क नहीं कर रही है। ये 80% काम, ये 20% वाले न्यूरॉन दे आर नॉट वर्किंग। और ऐसे में जो गाल ब्लेडर है, इट इज कीपिंग द बासी स्टेल बाइल, और जो स्टेल बाइल है, रुका हुआ जो बाइल जूस है, ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि उन्होंने कुछ बदलाव करे और उनके वो खत्म होने शुरू हो गए स्टोन्स। याद रखिएगा, जैसे ही आपका बाइल एक बार फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइजेशन डीक्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, बताए क्या खाएं कि ये ठीक हो जाए? भैया खाना नहीं है, वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला, ठंडे पानी में नहाना है। ऋषिकेश जाओ तो घंटे भर तक गंगा जी में यहाँ तक बैठे रहो, या फिर अपने घर में एक अफोर्ड करो तो कोल्ड बाथ लो। दूसरा काम, आप रोजाना क्वालिटी रिकवरी टाइम लीजिए। हमारी लाइफ में वेगस नर्व टायर्ड हो चुकी है क्योंकि हमारी लाइफ में अल्ट्रेडियन साइकिल ही नहीं आ रहा है। अल्ट्रेडियन साइकिल का मतलब है कि 90 मिनट के बाद हमारा माइंड और बॉडी रेस्ट एंड अलर्टनेस के साइकिल से गुजरता है, और लेकिन हमारे पास वो रेस्ट नहीं है। कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कॉफ़ी की मशीन लगा दी, पियो कॉफ़ी, लेकिन बी उठे रहो, मतलब अलर्ट रहो हमेशा, ठीक है ना। घर में, ठीक है ना, आपके पास शांति नहीं है, ये करना वो करना, कब आपका मोबाइल बज जाए, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो हमने अपनी नर्वस सिस्टम को ओवरराइड किया हुआ है। तो कम से कम आप 20 मिनट के लिए दिन में कम से कम 1 बार, और अगर हो सके तो 2 बार अपान प्राण क्रिया करें, या फिर योग निद्रा लें। योग निद्रा की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, ठीक है ना। मेरी वीडियो पे 6 लाख 8 लाख व्यूज आ रहे हैं, बढ़ते ही रहते हैं। या फिर अपान प्राण क्रिया करें कि अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें 20 मिनट के लिए, और वो आपकी बॉडी एक रेस्ट के पैटर्न को ले लेगी और आप अपनी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा लेंगे। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि आप आराम से बैठकर अपने अंगों के साथ कम्युनिकेट करें कि मानो आप एक खूबसूरत बढ़िया सा विचार एक अच्छे से कलर में अपनी वेगस नर्व से अपने किडनी को भेज रहे हैं। किडनी से कह रहे हैं आई लव यू, टेक दिस गोल्डन हीलिंग। और इमेजिन करिए कि वो अपने फिल्टर्स को जो बड़े हो गए थे, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं, वो फिर एक बार ठीक कर रही है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं दिव्या। कभी फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़िएगा, इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। You can actually train your brain, your mind. और इमेजिन करें कि अब आपका किडनी भी आपसे कुछ कह रहा है, इसे रिसीव करें। फिर नाउ गो टू योर लीवर, टॉक टू योर लीवर एंड इमेजिन करिए कि यू आर सेंडिंग दिस टाइम गोल्डन लाइट
और हीलिंग पावर और वाइब्रेशन टू योर लिवर, एंड इट इज लिसनिंग एंड इट इज रेस्पॉन्डिंग Responding एंड द रेस्पॉन्स इज कमिंग बैक. आप इतना लगेगा कि यार मैं पहली बार अपने परिवार से मिल रहा हूँ. रियल तो ये हैं, इनको तो आपने कभी एड्रेस ही नहीं किया, इसको कभी हम भी भूल एड्रेस नहीं गए किया, हैं, इनको हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं. नोटिस ही नहीं कर रहे. ये तो जी. कई बार इसलिए बीमार होते हैं बिकॉज दे वांट योर अटेंशन. उस जी. बच्चे की तरह जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे, तो वो अपनी इंक आपके ऊपर गिरा देगा. जी, सिग्निफिकेंस उसको भी चाहिए. इट Yes. आल्सो वांट्स टू फील लव्ड, राइट? कि तो आप कभी ऐसे करिए, आप सारे अंगों के साथ. हार्ट को कितने दिन से नहीं आपने देखा, जी. बस आप एक दिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है ना. हर्ट करते हैं तो आप हार्ट को यूज करते हैं. कभी आपने कहा तुमने मेरी कोहनी को हर्ट किया तुम्हारी बातों ने? हर्ट कहाँ लेते हैं, यहाँ लेते. क्यों, इसको क्यों ले रहे भाई? बाकी अंग नहीं बचे क्या आपके पास? अपने तलवों पर ले लो लोगों की हर्ट. मजाक की बात है, लेकिन ये रियल है. दिल पर ही क्यों ले रहे हो? 3 मिनट के लिए बंद हो गया फिर क्या होगा? 3 मिनट क्यों, 1 मिनट के लिए भी बंद हो गया फिर क्या होगा? जी. 24/7 आपके लिए काम कर रहा है. किडनी काम कर रही है, लीवर का आपको पता ही नहीं है. आपका गाल ब्लैडर के साथ बात करिए, आप अपनी स्पाइन के साथ बात करिए, आप अपनी पूरी बॉडी के साथ बात करिए. जब आप बात करेंगे याद रखिएगा, every thought passes through your nervous system, so you can activate your nerve. I mean, कितना लगाएं, इसमें कहाँ पैसा है? और आप कहेंगे इसकी दवाई क्या है? कोई दवाई नहीं है, गट की कोई दवाई नहीं है, मुझे बता दो, है ही नहीं कोई. राम से आजकल ये गुड बैक्टीरिया बहुत चला हुआ है कि आप गुड बैक्टीरिया के सप्लीमेंट्स ले लें या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले लें. क्या वो हेल्प करते हैं या हार्म हाँ, करते यस, हैं? वो हेल्प करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं मैं राइस और दूसरी कांजी ले रहे हैं, लेकिन अब हम पिछले कुछ सालों से हमने जंक फूड, स्ट्रेस, आई मीन शराब, सिगरेट, पैसिव स्मोकर हम हो ही चुके हैं. जी. तो हमने बहुत सारी स्पीसीज को कमज़ोर कर दिया है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया नहीं है, तो 3 चीज़ें होंगी. नंबर 1, आपके रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन बनाता है. यह बैक्टीरिया सिर्फ 4% लोगों में है. 96% लोगों के रिश्ते खराब होंगे या तलाक की तरफ जाएंगे. ये मैं नहीं कह रहा हूँ. पेज नंबर 135 या 134 है, किताब का नाम है सुपर गट, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम डेविस. वाओ. क्यों? बिकॉज आपके पास ऑक्सीटोसिन नहीं है. कुछ अगर आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नहीं है, तो आपके बाल कमज़ोर पड़ेंगे और रीग्रो नहीं करेंगे. अगर आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नहीं है, तो आपको स्किन खराब होगी, तो आपको ये बाहर से लेना ही होगा. दूसरी बात, आपके पास एक बैक्टीरिया है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई. जी. ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, अगर आपके गुड बैक्टीरिया कमज़ोर हो गए, और ये 30% लोगों में पाया जाता है. याद रखिएगा, ये आत्महत्या के लिए प्रेरणा देता है. ये उन चूहों के गट में जब रखा गया, जिनकी आंतों को स्टेरिलाइज रखा गया था बचपन से, जब उनके पेट में के अंदर इस बैक्टीरिया को छोड़ा गया जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, तो ये चूहे निकलकर उस जगह पर जाने लगे जहाँ बिल्लियाँ थी, या जहाँ पर खुले में So they इनको wanted ईगल to- अटैक करे, जी, so they या wanted फिर to commit जहाँ suicide. पर सांप की संभावना थी, ये उनके सामने जाते हैं ताकि उनको वो मारें. बहुत सारे लड़के लड़कियों को जो एडवेंचरस एक्टिविटी करते हुए जिनकी डेथ हुई थी, जब उनके पेट को खोला गया तो पाया गया कि उनके पेट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई था, जो उनके ब्रेन को हैक कर रहा था. इसलिए जो बाहर के सप्लीमेंट हैं, ये आपको लेने ही होंगे, और इसमें भी आपको रेगुलर लेने होंगे, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि कितने दिन लगेंगे. इसलिए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आर द पार्ट ऑफ योर फूड. जी. Wheat is not the part of your food. Milk is not the part of your food. Sugar is not the part of your food. आपके प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. And start introducing that, and as just wrapping it up, in today's day and age, like in terms of lifestyle, क्या हम changes create कर सकते हैं to bring this together? पहला काम एक करना शुरू करें कि आप रोजाना एक बार क्वालिटी रिकवरी टाइम जरूर लें. अगर आप अपने आप को दोबारा स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि छोटी मोटी स्ट्रेस आपकी बॉडी को नुकसान ना करे, तो आपको रोजाना कम से कम 20 मिनट के लिए, स्पेशली सोने से पहले, आपको अपान प्राण क्रिया, सांसों को ऑब्जर्व कर लें, या फिर आप शव आसन जरूर करें या योग निद्रा जरूर करें. ये मैंने जब मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर रहा था 90s में, तब मैंने सीखा था, और मैं बताऊं कि ये बहुत बड़ी दवाई थी. अगर आप अपने गट को ठीक रखना चाहते हैं, आप अपनी कैंसर सेल्स को मारना चाहते हैं, अपनी स्टेम सेल को जागृत करना चाहते हैं, एंजियोजेनेसिस को जागृत करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि आपकी बॉडी के अंदर रोज़ाना बहुत नुकसान हो रहा है आपकी स्ट्रेस के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, बाहर के पोल्यूशन के कारण. आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स, आपकी बाकी ग्लैंड्स ख़राब हो रही हैं.
जी। तो उनको फिजिकल लेवल पर ठीक करने के लिए एक चीज़ ज़रूर खाएं रोज़ाना, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इवन वो मेरे बैग में होती है। जब भी मैं किसी होटल में रुकता हूँ तो सबसे पहले मैं होटल की किसी चीज़ को चेक करता हूँ, तो वो होती है वहाँ की केटल, कि मैं इसमें अपनी चाय बनाऊँगा। और वो चाय नहीं होती, वो अडाप्टोजेंस होते हैं। जी। एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया हुआ है, मैंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया वो। उसमें एक अच्छी क्वालिटी की लेकाडोन नाम की एक वो होती है वैरायटी हल्दी की, जी। उसमें करक्यूमिन होता है। तो करक्यूमिन सबसे बढ़िया चीज़ होती है हमारी, इसको हम अडाप्टोजन कहते हैं। पहले तो अडाप्टोजन को समझिएगा। अडाप्टोजन का मतलब है कि न तो आपकी बॉडी को वो स्टिमुलेट कर रहा है और ना ही सप्रेस कर रहा है। अगर सप्रेस कर रहे हो गई तो वो माइनस से 0 पर ले आएगा, और अगर वो 5 पर पहुंचा दिया आपने गलत चीज़ें करके, तो वो फिर 0 पर ले आएगा। यानी कि वो बॉडी की इंटेलिजेंस को बनाता है। जी। एंड बस सुबह शाम यू कैन जस्ट 2 बार स्टार्ट कम विद से द कम। काढ़ा। एंड याद रखिएगा, इट इज़ एंटी एजिंग ब्यूटीफुल। एंड इट ग्रोज योर हेयर ऑल्सो। एंड यू आर अ प्राइम एग्जांपल कि मैं तो इसके बगैर नहीं रहता हूँ। ये मेरे जी। हैं, जी। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड अडाप्टोजन। विद ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच राम सर। आई थिंक हमने इतनी बातें की हैं, राइट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट एनएलपी की कैसे अपनी ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आई थिंक फॉर मी जिस तरह से आपने गट हेल्थ को एक्सप्लेन किया है, शायद मैंने कहीं पे सुना है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फूड, लेकिन आपने उसका साइंटिफिक रीज़न एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपने प्रैक्टिकल टिप्स भी बताई हैं क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू मेक इट बेटर एंड फाइनली दिस वेगस नर्व एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस। एंड आई थिंक एक पूरा आपने प्लेबुक दे दी है कि अगर कोई ये एपिसोड सुने तो आई थिंक दे कैन सुपर चार्ज देयर लाइफ एंड देयर करियर्स इन दिस 90 मिनट्स। ऑनेस्टली इनक्रेडिबल लर्निंग। थैंक यू सो मच राम थैंक यू सर। दिव्या जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपने नोटिस किया होगा कि आज की कॉन्वर्सेशन में मैं काफ़ी टाइम स्पेल बाउंड थी। राम सर ने बहुत इंटरेस्टिंगली बताया है कि गट कैसे काम करता है एंड कैसे वो रियली कनेक्टेड है टू आवर बॉडी, माइंड फॉक्स, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस। सो आई हैव गॉट बैक अ लॉट ऑफ इनपुट्स जो मैं अपनी लाइफ में चेंज करूँगी। एंड व्हाई डोंट यू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आप क्या सीखे और आप क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड बिफोर यू लीव, 85% of the people who are watching this episode do not subscribe. But अगर आप subscribe करेंगे, then I'll have more viewers, I'll have a bigger base, and I'll be able to call even more interesting guests. So please do subscribe, and I hope in this digital universe हम फिर से मिलेंगे and we'll keep meeting with more and more conversations.